नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है श्रापित टापू। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो हेडफोन लगाएं और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हां, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी ब्रह्म प्रेत एक्सप्लेन की है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जिसमें दिल को दहलाने वाला डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिलाकर रख देगा। आज का दिन काफी सुहाना होने वाला है। रोनित अपने सर का पसीना पोंछते हुए बोला। बिल्कुल, आज तो दिन की शुरुआत ही काफी अच्छी हुई है, अतुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दरअसल रोनित, अतुल, सिद्धेश, संतोष और अब्बास ये सब कॉलेज से ही दोस्त थे। सबको कॉलेज से ही कुछ रोमांचक करना था। जब कॉलेज खत्म होने के बाद लाख कोशिश करने पर भी किसी को मनचाही नौकरी नहीं मिली, तो सबने मिलकर खुद का कुछ करने का सोचा। इसी वजह से उन्होंने एक नाव खरीदी और ये लोग समुद्र के उस हिस्से में जाते जहां पर किसी भी देश की कोई सीमा ना आती हो। वहां जाकर ये पुराने डूबे हुए जहाज खोजते और उनमें से कुछ कीमती सामान निकाल लेते, क्योंकि जो भी चीज इंटरनेशनल वाटर में आती है उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता। वह चीज जिसने उसे खोजा उसकी हो जाती है। फिर ये लोग उस सामान को म्यूजियम में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाते। और आज भी इनका साथ किस्मत ने काफी अच्छे से निभाया था। आज इनके हाथ ब्रिटिश काल के कुछ डूबे हुए संदूक लगे थे, जिनमें बहुत सारा कीमती सामान रखा हुआ मिला, जिसे इन्होंने एक डूबे हुए जहाज से निकाला था। जहाज धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहा था। सभी लोग अपने आज के काम से खुश लग रहे थे। रोनित ने हमेशा की तरह अतुल और सिद्धेश को मिले हुए दोनों संदूकों को तलाशने को कहा और वह संतोष और अब्बास से मिलने कंट्रोल रूम में चला गया। अतुल और सिद्धेश दोनों ही संदूक को खोलकर देखने के लिए काफी बेताब थे, तो रोनित के बोलते ही उन्होंने संदूकों को खोलकर मिले हुए सामान को परखना शुरू कर दिया और लिस्ट बनाने लग गए। अतुल और सिद्धेश दोनों पुरातत्व विशेषज्ञ थे। बचपन से इतिहास में रुचि होने के कारण उन्हें काफी जानकारी थी। कंट्रोल रूम में संतोष और अब्बास जहाज चला रहे थे। दोनों ही होशियार इंजीनियर थे। जहाज की कोई भी गड़बड़ी को ये लोग चुटकियों में ठीक कर लेते थे। आज के काम के बाद संतोष ये काम छोड़ने वाला था, पर उसने ये बात अब तक किसी को नहीं बताई थी। वह इन सबसे अलग होना चाहता था। उसे एक प्राइवेट कंपनी से जॉब की अच्छी ऑफर भी आई थी, पर असली वजह कुछ और ही थी। अब्बास अपनी ही धुन में मोहम्मद रफी के गाने गुनगुना रहा था। अचानक उसका ध्यान सोच में डूबे संतोष पर गया। उसने मजाक करते हुए संतोष से कहा, क्या मियां, क्या सोच रहे हो? भाभी का ख्याल तो नहीं आ गया ना? उस पर संतोष ने सीरियस होते हुए कहा, यार अब्बास, मैं आज आखिरी बार आप सबके साथ काम कर रहा हूं। मैं ये काम छोड़ना चाहता हूं। अब घर वाले शादी के लिए जोर दे रहे हैं और मनीषा को यह काम पसंद नहीं है। मनीषा संतोष की गर्लफ्रेंड थी, जिससे संतोष शादी करना चाहता था, पर मनीषा को संतोष का काम पसंद नहीं था। हालांकि इस काम में पैसा बहुत था, पर जान की जोखिम भी थी। अब्बास को संतोष की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ संतोष, तुम्हें तो यह काम पसंद है और पैसा भी अच्छा मिलता है ना? ऊपर से हम सब दोस्त भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। सबने इसी से तो इतना कुछ पाया है, और शादी के बाद भी तो तुम ये काम कर सकते हो ना? उस पर संतोष ने जवाब दिया, वो बात तो ठीक है अब्बास, पर उस समय मजबूरी थी। मुझ पर काफी कर्ज था जो चुकाना था, इसीलिए मैं सबके साथ जुड़ गया था। पर अब जब मेरी शादी की बात मनीषा के घर वालों से हुई, तो उन्होंने यह शर्त रखी है कि जब तक मैं कोई अच्छी नौकरी नहीं कर लेता, तब तक वे लोग शादी के लिए राजी नहीं होंगे। यह सब बातें रोनित पीछे से सुन रहा था। उसे काफी दुख हुआ संतोष की बात सुनकर। आखिर संतोष और रोनित बहुत करीबी दोस्त थे, और संतोष ने इस बात को अब तक रोनित से छुपाया था। पर रोनित ने कुछ भी जाहिर नहीं किया,
और पीछे से संतोष और अब्बास से बोला, तो पार्टी के लिए तैयार? दोनों ही रोनित की आवाज सुनकर चौंक गए और संतोष थोड़ा घबरा गया। अब्बास ने बात पलटते हुए पूछा, किस बात की पार्टी मियां? उस पर रोनित ने जवाब दिया, वही हमेशा की तरह, मेरी तरफ से कुछ पाने की खुशी में। रोनित की यह आदत थी कि जब भी उन्हें कुछ मिलता तो वो सबके साथ मिलकर एक छोटी सी पार्टी मनाता। इधर सिद्धेश और अतुल काफी खुश दिख रहे थे। उन्हें उस संदूकों में से बहुत सी अनमोल चीजें मिल रही थीं, जैसे कि पुराने जमाने के बर्तन, कुछ कपड़े और एक छोटा संदूक जो काफी महंगा लग रहा था। जब उन्होंने उसे खोलकर देखना चाहा तो वह उनसे खुला नहीं। यह संदूक काफी अलग था। उस पर एक ऑक्टोपस का चित्र था। ऐसा लग रहा था कि ऑक्टोपस ने डिब्बे को कसकर बंद किया हुआ है। तभी अतुल ने कहा, चलो इसे लेकर टीम के पास चलते हैं। वैसे भी आज का हमारा काम काफी है और सुबह से चाय भी नहीं मिली, तो चलकर टीम के साथ चाय पर डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। सिद्धेश भी काफी थक गया था, तो वह भी राजी हो गया। उन्होंने उस ऑक्टोपस वाले संदूक को उठाया और केबिन लॉक करके कंट्रोल रूम की तरफ निकल गए। सुबह के करीब 11 बजे थे। सभी कंट्रोल रूम में एक साथ चाय पी रहे थे। तभी अतुल ने ऑक्टोपस वाला संदूक टेबल पर रखते हुए कहा, उन बड़े संदूकों में बहुत कुछ मिला है और ये भी उन्हीं में से एक है, पर यह खुल नहीं रहा है। सबकी नजरें अब उस संदूक पर थीं। सबने बारी बारी उस संदूक को अच्छे से चेक किया। जब संतोष की बारी आई तो उसने अब्बास से टूल किट लाने को कहा। इस पर सभी चौंक गए। सिद्धेश ने कहा, संतोष, हमें ताबूत को काटना नहीं है, वो काफी पुराना और कीमती है। संतोष ने जवाब दिया, बस तुम देखते जाओ। संतोष ने टूल किट से 4 छोटे स्क्रू ड्राइवर निकाले और उन्हें एक एक करके ऑक्टोपस के चित्रों पर अलग अलग जगह बने छोटे छेदों में डालने लगा। अचानक खट की आवाज के साथ संदूक खुल गया। सभी हैरान थे। तब संतोष ने कहा, यह एक लीवर मैकेनिज्म लॉक है। ऐसा ही लॉक मैंने अपने वर्कशॉप के लिए डिजाइन किया है। सभी ने संतोष की तरफ चौंकते हुए देखा और सिद्धेश ने संदूक खोलकर अंदर की चीजों को परखना शुरू किया। सभी की नजरें अब संदूक पर थीं, क्योंकि इतने साल समुद्र के खारे पानी में रहने के बावजूद वह संदूक अच्छी स्थिति में था और आज भी उतना ही खूबसूरत दिख रहा था जितना पहले कभी रहा होगा। संदूक के अंदर उन्हें एक छोटी पोटली और एक चमड़े के कवर वाली डायरी मिली, जिस पर अंग्रेजी में सर विलियम जे लिखा हुआ था। अब अतुल भी उन चीजों की तलाशी लेने लगा। उसने पोटली खोली तो उसमें से एक इंसानी दांत मिला, जो आम इंसानी दांत से काफी बड़ा था। साथ ही कई सोने के बिस्किट भी मिले। सोने के बिस्किट देखकर सभी खुशी से चिल्लाने लगे, पर सोने के बिस्किट देखकर रोनित चौंक गया। उसने कहा, अजीब बात है, इन सोने के बिस्किट्स पर कोई निशान क्यों नहीं है? तभी अतुल के हाथ से चाय का कप नीचे गिर पड़ा। सबका ध्यान अतुल की तरफ गया तो देखा कि अतुल और सिद्धेश दोनों ही डायरी को खोलकर उसमें कुछ घूर रहे थे। वे दोनों डायरी में इतने खो गए थे कि कप टूटने की आवाज से भी उनके होश नहीं लौटे। अचानक अतुल ने कहा, यह तो नामुमकिन है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। सिद्धेश, जरा लैपटॉप लाओ और नक्शा निकालो। तभी अब्बास ने देखा कि उनके नाव के कंपास अचानक घूमने लगे थे, जो काफी अजीब था, पर अब्बास ने उसे मैकेनिकल ग्लीच समझकर नजरअंदाज कर दिया। जहां थोड़ी ही देर पहले सब लोग खुश लग रहे थे और चाय का मजा ले रहे थे, वहीं संदूक की चीजों को देखकर सभी थोड़े चुप और गंभीर हो गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वह बड़ा सा इंसानी दांत उस पोटली में क्यों है? वो सोने के बिस्किट्स किसके हैं? और सबसे अजीब बात, उस डायरी में ऐसा क्या है जो अतुल और सिद्धेश को परेशान कर रहा था? अतुल ने चिल्लाते हुए कहा, यह तो नामुमकिन है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। सिद्धेश, जरा लैपटॉप लाओ और नक्शा निकालो। ये सुनकर सिद्धेश वहां से भागते हुए केबिन से लैपटॉप और नक्शा ले आया। दोनों ही किसी रोबोट की तरह काम कर रहे थे। सिद्धेश नक्शे पर स्केल और पेंसिल से मार्किंग करने लगा और अतुल ने लैपटॉप पर ऑनलाइन मैप चेक करना शुरू किया। कंट्रोल रूम में सभी लोग लगभग 20 मिनट से अतुल और सिद्धेश की हरकतें देख रहे थे। तभी रोनित ने उन्हें टोकते हुए कहा, ऐसा क्या मिल गया आप लोगों को? जरा हमें भी तो बताओ। इस बात पर न तो सिद्धेश ने कुछ जवाब दिया और न ही अतुल ने, मानो उन्हें अली बाबा का खजाना मिल गया हो। उनकी अजीब हरकतें देखकर बाकी सभी बस उन्हें ही देख रहे थे। माय गॉड! अतुल ने फिर से चिल्लाया। वह और सिद्धेश अब किसी सोच में डूबे हुए लग रहे थे। फिर सिद्धेश ने पूरी टीम से कहा, ये जो डायरी है, ये एक समुद्री टापू बेट के बारे में बता रही है, जो अब तक खोजा ही नहीं गया। ये आज के आधुनिक सेंटेनलाइट मैप में भी नहीं दिखाई देता। तभी अब्बास ने उसकी बात काटते हुए पूछा,
क्या तुमने ठीक से चेक किया? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अब तक किसी ने उसे नहीं देखा हो। अतुल ने गुस्से में अब्बास से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा कि हमने ठीक से चेक नहीं किया? हमसे कोई गलती नहीं हुई है। माहौल की गर्मी को भांपते हुए संतोष ने कहा। आज के काम से हम सब काफी थक चुके हैं, तो क्या हम ये बात शाम में डिस्कस करें? इस पर रोनित ने भी संतोष का साथ दिया और कहा, आज हमेशा की तरह कुछ मिलने की खुशी में मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो शाम को 6 बजे ऑफिस में मिलते हैं। वहीं पर इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सब ने इस बात पर हामी भरी और उनकी बोट किनारे की ओर तेजी से बढ़ने लगी। थोड़ी देर पहले जहां सभी लोग हंसी खुशी बातें कर रहे थे, वहीं अब सभी किसी विचार में खोए हुए लग रहे थे। जब नाव किनारे पर लगी तो सबने अतुल और सिद्धेश का सामान उतारने में मदद की और फिर वे सब सामान को ऑफिस में लेकर गए। ऑफिस लॉक करके सभी अपने अपने घर जाने लगे। तभी सिद्धेश और अतुल ने उस ऑक्टोपस वाले संदूक को घर पर ले जाने की जिद की। यह देखकर रोनित को काफी अजीब लगा, क्योंकि अब तक उन्होंने कभी ऐसा उतावलापन नहीं दिखाया था। रोनित ने अतुल और सिद्धेश से कहा, देखो, आज हम सब काफी थके हुए हैं और तुम भी काफी थक गए होंगे। पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर चाहो तो वापस आ जाना। मैं ऑफिस और लॉकर की चाबियां सिक्योरिटी केबिन में थापा के पास देता जाऊंगा। रोनित की बात सभी को पसंद आई और सबने मिलकर अतुल और सिद्धेश को समझाया। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। रोनित शाम 4 बजे घर से ऑफिस के लिए निकल गया। उसे शाम की पार्टी की तैयारी करनी थी और म्यूजियम के मैनेजर से आज के सामान की डीलिंग भी करनी थी। ऑफिस पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड थापा ने गेट खोला और रोनित का स्वागत किया। रोनित ने थापा को पार्टी के लिए कुछ सामान और खाने पीने की चीजें ऑर्डर करने को कहा। जब रोनित ने ऑफिस और लॉकर की चाबियां मांगी तो थापा बोला, अतुल और सिद्धेश साहब अंदर ही हैं, वे आपसे पहले आ गए थे। अच्छा, ठीक है, रोनित ने कहा और कार पार्क करने पार्किंग में चला गया। जब वह ऑफिस पहुंचा तो देखा कि अतुल और सिद्धेश अभी भी संदूक के पास कुछ किताबें और नक्शे लेकर बैठे थे। रोनित ने उन्हें बिना डिस्टर्ब किए अपने केबिन में जाकर आज के सामान की फोटोज और लिस्ट देखनी शुरू की, जो अतुल और सिद्धेश ने बनाई थी। कुल मिलाकर आज का सामान 40 लाख का था। वाह, आज तो काफी सामान मिला है, रोनित ने खुशी से सोचा। ठीक 5 बजे म्यूजियम का मैनेजर ऑफिस आया। रोनित ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आइए आइए सोलंकी साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। थैंक यू, जो आपने अपना कीमती समय निकालकर यहां आने की तकलीफ की। मैनेजर ने जवाब दिया, अरे रोनित साहब, इसमें थैंक यू कैसा, ये तो मेरा काम ही है। सुना है आज आपको काफी पुरानी चीजें मिली हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? रोनित ने पूछा। रोनित साहब, आपके हाथों की चाय मिले तो मजा आ जाएगा, मैनेजर ने कहा। रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी से सोलंकी साहब। दरअसल रोनित को चाय का काफी शौक था, इसीलिए उसके ऑफिस में हमेशा इलेक्ट्रिक केतली और चाय का सामान रहता था, और यह उसकी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी भी थी, जिससे वह अपने ग्राहकों को अपनेपन का एहसास दिला सके। चाय बनने तक दोनों ने इधर उधर की बातें की। इसके बाद रोनित ने मैनेजर को सामान की तस्वीरें दिखाईं। मैनेजर भी काफी खुश हुआ और खुशी खुशी उस सामान की कीमत देने को तैयार हो गया। तभी मैनेजर का ध्यान एक तस्वीर पर गया और उसने रोनित से पूछा, आपको ये कहां से मिला? वह तस्वीर उन संदूकों की थी जिनसे उन्हें यह सामान मिला था। रोनित ने बताया कि यह सामान उन्हें समुद्र में डूबे हुए एक जहाज से मिला है। मैनेजर ने तस्वीर पर मार्कर से एक निशान बनाते हुए कहा, ये जो आईसी लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देखिए। रोनित ने गौर से देखा तो एक संदूक पर धुंधला सा कुछ लिखा हुआ था। रोनित ने मैनेजर से पूछा, ये क्या है? मैनेजर ने जवाब दिया, दरअसल ये ईस्ट इंडिया कंपनी का निशान है, जिसमें से ई मिट चुका है। इस सामान को देखकर लगता है कि ये जहाज 1870 के करीब डूबा होगा। तभी सिक्योरिटी से कॉल आया कि पार्टी की तैयारी हो चुकी है और टीम के बाकी साथी आना शुरू हो गए थे। रोनित ने म्यूजियम मैनेजर को लॉकर रूम चलने को कहा, जहां वह सामान को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता था। सामान देखकर मैनेजर और भी खुश हुआ, क्योंकि इतना समय गुजर जाने के बाद भी सारा सामान अच्छी हालत में था। रोनित ने मैनेजर से पार्टी में रुकने को कहा, पर मैनेजर ने जवाब दिया, रोनित साहब, बुरा मत मानिए, पर मेरी किसी और के साथ 6 बजे की अपॉइंटमेंट है, इसीलिए मुझे जाना होगा। रोनित ने कहा, सोलंकी साहब, इस बार तो आपको जाने दे रहा हूं, पर अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको पार्टी में आना ही होगा। मैनेजर और रोनित दोनों रोनित की इस बात पर मुस्कुराए और मैनेजर रोनित से विदा लेकर चला गया।
अब रोनित की नजर अतुल और सिद्धेश के केबिन की तरफ गई। वे लोग अभी भी संदूक और डायरी को लेकर कुछ नोट्स बना रहे थे। रोनित ने उनके केबिन का दरवाजा खटखटाया और उन्हें 6 बजने का इशारा किया। दोनों ने अंदर से ही सिर हिलाकर इशारा दिया और फिर से काम में लग गए। रोनित ऑफिस से बाहर गार्डन में आया जहां पार्टी का इंतजाम किया गया था। रोनित हैरान था कि इतने कम समय में थापा ने इतनी सारी तैयारियां कैसे की। रोनित ने थापा को बुलाया और उसे इनाम के रूप में 2000 रुपए का नोट दिया। थापा काफी खुश हुआ और रोनित का शुक्रिया अदा करके वहां से चला गया। रोनित के मन में भी कहीं ना कहीं उसी संदूक को लेकर सवाल थे। क्या सच में वह संदूक 1870 के करीब डूबा था? और ऐसा कौन सा राज है कि उस समुद्री टापू बेट को, जिसका डायरी में जिक्र है, कोई खोज नहीं पाया? या फिर डायरी झूठ बोल रही है? ऐसा लग रहा था कि उस अनजान टापू ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच रखा हो। रोनित ने घड़ी देखी तो 6 बज चुके थे। अब्बास अपनी मंगेतर मुस्कान के साथ आया था। उन्होंने रोनित को हेलो कहा और रोनित ने भी हंसते हुए उनका स्वागत किया। तभी संतोष अपनी मंगेतर मनीषा के साथ वहां पहुंचा। यह पहली बार था जब संतोष ने ऑफिस पार्टी में मनीषा को साथ लाया था। संतोष ने मनीषा का परिचय रोनित, अब्बास और मुस्कान से कराया। सबने मनीषा का स्वागत किया। तभी संतोष ने रोनित से पूछा, अतुल और सिद्धेश कहां हैं? क्या वे अभी तक नहीं आए? वो दोनों तो मुझसे पहले ही ऑफिस आ गए थे। वे अभी भी उस ऑक्टोपस वाले संदूक को लेकर बैठे हैं, रोनित ने जवाब दिया। तभी संतोष ने अब्बास से कहा, तुम मनीषा और मुस्कान को ऑफिस क्यों नहीं दिखाते? अब्बास, मनीषा और मुस्कान ऑफिस की तरफ चले गए। संतोष ने रोनित से हैरान होकर पूछा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? क्या सच में वे उस डायरी और संदूक को सीरियसली ले रहे हैं? मुझे तो वो सब बकवास लगता है, रोनित ने नाराजगी भरी आवाज में कहा। हां, आज के बाद तुम्हें उन्हें सीरियसली लेना भी नहीं पड़ेगा। संतोष समझ गया था कि रोनित को उसके नौकरी छोड़ने वाली बात का पता चल चुका है। उसने दुखी होते हुए कहा, बुरा मत मानो यार, मेरी मजबूरी है, वरना मनीषा के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं होंगे। रोनित भी थोड़ा दुखी था क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त अब उससे बिछड़ने वाला था। रोनित ने संतोष से पूछा, आगे क्या प्लान है? संतोष ने कहा, एक बड़ी कंपनी में ऑफर मिली है, तनख्वाह भी काफी अच्छी है। संतोष की इस बात पर दोनों जोर से हंस पड़े। रोनित ने हंसते हुए कहा, आजकल इंजीनियर को कब से अच्छी तनख्वाह देने लगे? संतोष ने भी हंसते हुए जवाब दिया, अब मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तभी सिद्धेश और अतुल भी वहां पहुंच गए। रोनित ने कहा, अब ये अब्बास कहां रह गया? संतोष ने इशारा करते हुए कहा, वो देखो कैसे बिरयानी को घूर रहा है। अब रोनित ने सबको एक जगह बुलाया और कहा, मेरे पास एक खुशखबरी है जो पार्टी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। आज का हमारा खोजा हुआ सामान 40 लाख का गया है, तो इस हिसाब से सबके हिस्से में 8-8 लाख आएंगे। मैं आपके अकाउंट्स में यह अमाउंट 2-3 दिनों में ट्रांसफर कर दूंगा। रोनित की यह बात सुनकर सब खुशी से चिल्लाने लगे, और खुश क्यों ना हो, यह उनकी मेहनत का फल था। पार्टी शुरू हो गई थी। सब मस्ती में बॉलीवुड के गानों पर झूम रहे थे। संतोष और मनीषा तो किसी प्रोफेशनल की तरह नाच रहे थे। दूसरी तरफ अब्बास और मुस्कान भी कुछ कम नहीं थे। रोनित एक कुर्सी पर चाय की चुस्कियों के साथ यह सब एंजॉय कर रहा था। सिद्धेश और अतुल एक तरफ बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी अब्बास ने सबको खींचते हुए डांस करने के लिए ले गया। सब काफी खुश लग रहे थे। डांस के बाद सबने भरपेट खाना खाया और फिर गपशप करने बैठ गए। तभी संतोष खड़ा हुआ और बोला, गाइस, आज के बाद मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। मैं और मनीषा शादी करने वाले हैं। मैंने आपके साथ जो भी पल बिताए हैं उन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। संतोष की आंखों में आंसू आ गए थे। वह आगे बोला, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए अब तक यह बात आप लोगों से छुपाई थी, पर अब मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता। संतोष की बात सुनकर सबके दिल भर आए और सबकी आंखें आंसुओं से नम हो गईं। पर यह एक तरह से खुशी की बात भी थी कि अब संतोष की शादी को मंजूरी मिल जाएगी। सबने संतोष और मनीषा को शुभकामनाएं दी और संतोष से शादी के बाद एक और पार्टी देने को कहा। संतोष ने थोड़ी हंसी के साथ हां कर दिया। सभी एकदम शांत थे। तभी सिद्धेश और अतुल खड़े हुए और उन्होंने बोलना शुरू किया। सिद्धेश ने कहा, आप सबको याद होगा कि आज हमें यह संदूक मिला था। तभी अतुल ने वह संदूक उठाकर टेबल पर रख दिया। सिद्धेश आगे बोला, हमने जब इस पर खोज की तो पाया कि यह संदूक 1873 में डूबे एक जहाज के कप्तान का है।
वह जहाज ईस्ट इंडिया कंपनी का था। आगे अतुल ने बोलना शुरू किया, इस संदूक में से हमें जो डायरी मिली है वह भी कैप्टन विलियम जोन्स की ही है। उनका जहाज मार्च 1873 से गायब था। किसी को पता नहीं था कि वह जहाज कहां गायब हो गया। काफी खोजने के बाद भी किसी को उस जहाज की खबर नहीं मिली। ये सब सुनकर सब में एक डर की लहर सी दौड़ गई। सभी लोग ध्यान से अतुल और सिद्धेश की बातों को सुन रहे थे। अतुल ने आगे कहा, इस डायरी में सिर्फ 3 ही पन्नों पर लिखा गया है, और जो लिखा गया है वह एक समुद्री टापू बेट के बारे में है। कैप्टन विलियम ने उस बेट को कर्स्ड आइलैंड यानी श्रापित टापू कहा है। कैप्टन विलियम लिखते हैं कि उस समय तक वह टापू खोजा नहीं गया था। जब वह उस टापू पर पहुंचे तो अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। उनके कंपास खराब हो गए और घड़ियां भी बंद पड़ गईं। वह आगे लिखते हैं कि उन्हें वहां एक गुफा मिली थी जिसमें बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था। पर अजीब बात यह थी कि वह सोना बिस्किट्स के रूप में था, तो जाहिर है किसी ने वह वहां रखा होगा। पर उस टापू पर पहुंचते ही उनके क्रू को प्लेग ने जकड़ लिया था। सभी एक एक करके बीमार होने लगे थे और इसीलिए कैप्टन विलियम ने उस टापू को छोड़ने का निर्णय लिया। सिद्धेश ने आगे बात रखते हुए कहा, इस डायरी में एक नक्शा भी है जो उस टापू तक जाता है। पर हैरानी की बात यह है कि वह टापू आज तक नहीं खोजा गया। हमें वह आज के समय की सैटेलाइट इमेजेस में भी कहीं नहीं मिला। सभी एकदम शांत थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस कहानी पर विश्वास करें या नहीं। तभी अब्बास ने पूछा, तो जो सोने के बिस्किट्स हमें इस संदूक से मिले थे, क्या वही सोने की बात कैप्टन विलियम कर रहे होंगे? अतुल ने जवाब दिया, हां, शायद। तभी रोनित ने पूछा, इस डायरी में आखिरी एंट्री कब की गई है? अतुल का जवाब आया, 12 मार्च 1873। इसके बाद ही इस जहाज की कोई खबर नहीं थी। तभी सिद्धेश ने कहा, क्या हो अगर हमें वह टापू मिल जाए? यह इस सदी की सबसे बड़ी खोज होगी, और वह टापू किसी भी देश की सीमा में नहीं आता तो वह सारा सोना भी हमारा होगा। सिद्धेश की इस बात पर सब चौंक गए। अब्बास तो झट से तैयार हो गया, साथ में अतुल भी तैयार था। तभी रोनित ने सबसे कहा, वह सब तो ठीक है, पर वह बड़ा सा इंसानी दांत किसका है? और क्या हो अगर वह श्राप सच में हो? संतोष ने रोनित से सहमति जताते हुए कहा, वह तो बहुत दूर की बात है। क्या हो अगर वह टापू ही वहां ना हो? मुझे तो अब भी इन बातों पर विश्वास नहीं है। तभी पीछे से मनीषा की आवाज आई, जाकर देखने में क्या बुराई है? संतोष के साथ सभी चौंक गए थे। कल तक तो मनीषा को यह काम पसंद नहीं था, पर आज अचानक से उसे इसमें दिलचस्पी कैसे आ गई? बिल्कुल ठीक बोली भाभी जान आप। अब्बास ने मनीषा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। फिर अतुल और सिद्धेश भी जोर देने लगे। रोनित सोच में पड़ गया, पर क्या वहां जाना सही होगा? रोनित ने संतोष की राय मांगी। क्यों नहीं, संतोष के साथ मैं भी आना चाहूंगी, मनीषा ने बात काटते हुए कहा। अब सबकी नजरें मनीषा पर थीं। वह उस टापू पर जाने के लिए उतावली हो रही थी। बेबी, बात को समझो, और वैसे भी हम मिशन पर कभी लेडीज को साथ नहीं ले जाते, संतोष ने मनीषा को समझाते हुए कहा। इसका मतलब तुम हमारे साथ आ रहे हो मियां? अब्बास ने संतोष से कहा। 1 मिनट अब्बास, क्या मतलब कि हम लेडीज को साथ नहीं ले जाते? मैं वहां आना चाहती हूं। यह आपका आखिरी मिशन होगा और उसमें मैं आपके साथ रहूंगी, मनीषा ने आवाज ऊंची करते हुए कहा। अब सभी मनीषा और संतोष का झगड़ा देख रहे थे, पर रोनित ने मनीषा को समझाते हुए कहा, देखिए भाभी जी, हमें आपको साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वहां कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम सब अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, इसलिए ही मिशन पर जाते हैं। अब मनीषा जैसे जिद पर अड़ गई हो। वह संतोष से बोली, मुझे नहीं पता, मैं वहां जाना चाहती हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेती हूं। संतोष ने बाकी टीम को देखा और कहा, ठीक है, मनीषा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और यह मेरा आखिरी मिशन होगा। यह देखकर मुस्कान भी बोल पड़ी, अजी, मैं भी साथ जाना चाहती हूं। इस बात से अब्बास को गुस्सा आ गया। अब्बास ने मुस्कान पर चिल्लाते हुए कहा, अम्मा, क्या बोलती तुम? हम क्या वहां बिरयानी खाने को जा रहे हैं? तुम्हारा वहां क्या काम? अब मुस्कान भी आवाज ऊंची करते हुए बोली, वाह जी वाह, अभी मनीषा भाभी जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी आऊंगी। अब मनीषा भी मुस्कान के पक्ष में आ गई और अब्बास से बोली, आने दीजिए ना भैया, हम दोनों एक दूसरे का सहारा रहेंगे। अब अब्बास ने भी टीम की तरफ देखते हुए कहा, भाई लोग, मुस्कान की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो फिर तय रहा, हम लोग अगले शनिवार को ही निकलेंगे, यानी आज से 5 दिन बाद। ठीक है?
अतुल ने सबसे कहा। सबने हाँ में जवाब दिया। मनीषा और मुस्कान का तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सिद्धेश और अतुल का जैसे वर्ल्ड कप का सपना पूरा होने जा रहा हो, वहीं संतोष, रोनित और अब्बास को चिंता थी कि सब ठीक से होना चाहिए। अब तो उनके सिर की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई थी। कुछ ऐसे भी सवाल थे जिनके जवाब अब तक नहीं मिले थे, जैसे कि कैप्टन विलियम का जहाज डूबा कैसे? वह बड़ा इंसानी दांत जो सोने की पोटली में रखा हुआ था किसका था? क्या सच में उस जगह कोई टापू था? और अगर था तो क्या वह सच में श्रापित था? वह सोने के बिस्किट्स किसके थे जो उस टापू पर होने की बात डायरी में लिखी हुई थी? आखिरकार वह दिन आ ही गया जब सबको अपने अपने सवालों के जवाब मिलने वाले थे। सब सुबह 5 बजे तैयार होकर ऑफिस पर मिले। साथ में मनीषा और मुस्कान भी थीं, जो मिशन के लिए काफी उत्तेजित लग रही थी। तभी रोनित अपने कैबिन से कुछ कागज लेते हुए बाहर आया और सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। तो कैसा लग रहा है गाइस? सभी काफी अच्छे मूड में लग रहे हो। सबने रोनित को गुड मॉर्निंग कहा और रोनित सबको आगे का प्लान समझाने लगा। रोनित ने बोलना शुरू किया और सभी उसे ध्यान से सुनने लगे। रोनित ने कहा, इस नक्शे के हिसाब से हमें आज इंडियन ओशन से होते हुए जाना है। मैंने मौसम का हाल पता किया है। आज मौसम साफ रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अगर मौसम बिगड़ता हुआ दिखे तो हम मिशन को वोटिंग बेसिस पर अबॉर्ट कर देंगे। अब कैप्टन विलियम का जहाज हमें यहां मिला था। रोनित नक्शे पर एक जगह को मार्क करते हुए आगे बोला, तो हमें उसी सीध में आगे बढ़ना है। अब चूंकि हमारे आधुनिक मैप पर ऐसी कोई जगह नहीं है, तो हम उसी एरिया में 20 माइल्स के इलाके में खोज करेंगे, और अगर कुछ नहीं मिलता तो हम सीधे वापस लौट जाएंगे। मैंने हमारी नाव में एक ट्रांसपॉन्डर लगवाया है। अगर हमारी नाव को कुछ हो जाएगा तो बचाव कर्मियों को हमें ढूंढने में आसानी होगी। मैंने फ्यूल और लाइफ बोट्स भी चेक कर लिए हैं। जहाज की मेंटेनेंस का क्या हाल है अब्बास? रोनित ने अब्बास से खबर लेते हुए पूछा। जहाज एकदम मक्खन के माफिक चलेगी आज। सारी चीजों की जांच मैंने खुद की है। उसकी रिपोर्ट भी संतोष ने चेक की है, अब्बास ने जवाब दिया। गुड। और जहाज पर सैटेलाइट फोन और वॉकी टॉकी वगैरह का क्या हाल है अतुल? और आपके सारे इक्विपमेंट ठीक चल रहे हैं ना? सैटेलाइट फोन और वॉकी टॉकी भी पूरे चार्ज हैं और एक्स्ट्रा बैटरियां भी हमने साथ ले ली हैं। उसकी चेकलिस्ट मैंने और सिद्धेश ने 2-2 बार वेरीफाई की है, अतुल ने जवाब दिया। वेरी गुड। तो कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा? अरे हां, जहाज पर खाने पीने के लिए कितना स्टॉक है। कहीं जहाज खराब हुआ तो बचाव कर्मियों के आने तक हमें खुद को बचाए रखना होगा, रोनित ने सवाल किया। मनीषा ने उतावलेपन में जवाब दिया, अब चिंता मत कीजिए रोनित भाई साहब, मैंने और मुस्कान ने काफी कुछ साथ लिया है। आज तो मैंने खास तैयारी की है। मनीषा की इस बात पर सभी हंसने लगे। तभी रोनित बोला, तो ठीक है फिर चलो निकलते हैं और देखते हैं उस श्रापित बेट और उसके श्राप को। सभी अपने अपने बैग उठाकर नाव की ओर बढ़ने लगे। तभी रोनित ने संतोष से बंदूकों की रिपोर्ट पूछी। संतोष ने जवाब दिया, सब ओके है, हमारे पास सेल्फ डिफेंस के लिए काफी असला है। सभी नाव पर अपनी अपनी जगह पहुंच गए। मनीषा और मुस्कान तो जैसे किसी एडवेंचर ट्रिप पर जा रही थीं। वे सब कुछ अपने अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर रही थीं। संतोष और अब्बास कंट्रोल रूम में जाकर इंजन चालू करते हैं और सभी आगे बढ़ने लगे। सुबह की ठंडी हवा सबको छूकर निकल रही थी। सभी को यह सफर काफी अच्छा महसूस हो रहा था। रोनित हर स्टेशन पर जाकर सबका हाल पूछ रहा था। यह जरूरी भी था, क्योंकि काम में छोटी से छोटी दिक्कत भी बड़ा रुकावट पैदा कर सकती थी। मनीषा और मुस्कान सफर का लुत्फ उठाने में मस्त थीं। काफी देर तक जहाज उस दिशा में बढ़ने लगा जहां उन्हें कैप्टन विलियम का जहाज डूबा हुआ मिला था। तभी सिद्धेश, अतुल और रोनित कंट्रोल रूम पहुंच गए। उन्होंने फिर से एक बार पूरे जहाज का ब्यौरा स्टडी किया और जहाज को एक जगह रोक दिया। सिद्धेश ने कहा, यह वही जगह है जहां पर हमें वह संदूक मिले थे। यहीं पर डूबा था कैप्टन विलियम का जहाज। संतोष ने सोनार चेक किया और सिद्धेश की बात को कंफर्म करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, हम अभी उस जहाज के ऊपर ही हैं। तो अब आगे के सफर की शुरुआत करते हैं। हमें यहां से 20 माइल्स के इलाके की जांच करनी है। अगर कुछ उम्मीद दिखी तो हम सफर को आगे बढ़ाएंगे, रोनित ने बात को आगे रखते हुए कहा। सभी ने सर हिलाकर सहमति दिखाई और आगे बढ़ने लगे। अब सबका ध्यान समुद्र की तरफ था। कोई रडार चेक कर रहा था तो कोई दूरबीन से समुद्र के क्षितिज को घूर रहा था। सभी अब थोड़ा तनाव महसूस करने लगे थे, क्योंकि जिस चीज को खोजने वे आए थे
वह आज तक किसी ने नहीं खोजी थी, और ऊपर से वह श्राप कहीं ना कहीं सबके मन में उसका भी डर था। क्या हो अगर वह श्राप सच हो। तभी संतोष को सोनार पर कुछ दिखाई दिया। उसने सबको सोनार स्टेशन के पास बुलाया। सभी लोग थोड़ी देर के लिए चौंक गए और संतोष के पास जाकर खड़े हो गए। संतोष ने सोनार स्क्रीन पर इशारा करते हुए कहा, हमारे नीचे एक और डूबा हुआ जहाज है। इस बात पर सभी थोड़े हैरान थे और ऊहापोह में पड़ गए थे, पर सिद्धेश के मुताबिक यह आम बात थी। उसने कहा, यह समुद्र है, यहां ऐसी कई चीजें समुद्र के अंदर समाई हुई हैं। सबने सिद्धेश की बात पर यकीन करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। तभी रोनित ने संतोष से सवाल किया, हम कैप्टन विलियम के जहाज से कितनी दूर आ गए हैं। संतोष ने कहा, करीब 15 मील। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है, रोनित ने जवाब देते हुए कहा। सभी की नजर अब समुद्र पर टिकी हुई थी, पर अचानक दूरबीन लिए हुए सिद्धेश को सामने कुछ दिखा। उसने रोनित से सवाल किया, रोनित, आपने सुबह कहा था कि मौसम साफ रहेगा, तो यह अचानक तूफान कैसा। रोनित और बाकी सभी भी अब सिद्धेश जिस दिशा में देख रहा था उधर बारी बारी से देखने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे तूफान उनकी दिशा में ही बढ़ रहा था। अब समुद्र थोड़ा थोड़ा करके रौद्र रूप धारण करने वाला था। रोनित ने सभी को कंट्रोल रूम में चलने को कहा। वहां जाकर रोनित ने पूछा, क्या लगता है आपको, क्या हमें यहीं पर मिशन को अबॉर्ट कर देना चाहिए। अतुल ने जवाब दिया, यह तो छोटा सा तूफान लग रहा है, जितनी तेजी से आया है उतनी ही तेजी से चला भी जाएगा। वैसे भी समुद्र के इस हिस्से में ऐसे तूफान आते ही रहते हैं, हमें तूफान के जाने तक इंतजार करना चाहिए। सिद्धेश ने अतुल का साथ देते हुए कहा, सही कह रहे हो अतुल, वैसे भी हम लोग मंजिल के काफी करीब हैं। अब रोनित की नजर संतोष पर थी। संतोष ने कहा, पर हम यूं ही तूफान में खड़े भी तो नहीं रह सकते और ना ही तूफान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तभी अब्बास ने सुझाव देते हुए कहा, क्यों ना हम इस तूफान को घूमकर पार करें। बस थोड़ा चक्कर पड़ेगा, पर हम आगे पहुंच जाएंगे। सभी के सुझाव को ध्यान में रखते हुए रोनित ने घूमकर जाने को मंजूरी दे दी। अब तूफान भी उनके करीब पहुंचने लगा था, पर अब्बास और संतोष ने होशियारी दिखाते हुए तूफान को चक्कर लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, पर अब घूमकर जाने के लिए शायद बहुत देर हो चुकी थी। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें अब उनके जहाज को कागज की तरह उड़ा रही थीं। संतोष और अब्बास पूरी कोशिश कर रहे थे, पर वे सफल नहीं हो पा रहे थे। अब तूफान काफी करीब आ गया था। सबको अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, पर अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। संतोष और अब्बास जहाज की पूरी शक्ति लगा रहे थे, पर काम नहीं बन रहा था। अब समुद्र की लहरें पूरे नाव को गीला करने लगी थीं। इतनी ऊंची लहरों से उन सभी का सामना पहली बार हो रहा था। तभी अचानक से जहाज के इंजन रूम से कुछ टूटने की आवाज आई और जहाज का इंजन बंद हो गया। वह आवाज इतनी जोर की थी कि सभी अचानक हुई इस आवाज से डर गए। तभी एकदम से अब्बास चिल्ला पड़ा, या अल्लाह, लगता है ड्राइव शाफ्ट टूट गई है। इस बात को सुनकर संतोष भी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। तभी अतुल बोला, जल्दी हमारे केबिन की तरफ चलो, हम वहीं से कुछ रास्ता निकालेंगे। सभी लोग भागते हुए अतुल और सिद्धेश के केबिन में पहुंच गए और तूफान के जाने का इंतजार करने लगे। अब्बास और संतोष इंजन रूम की तरफ दौड़े ताकि इंजन को हुए नुकसान का जायजा ले सके। इधर केबिन में मनीषा और मुस्कान अब सबसे ज्यादा डरी हुई थीं। वे अब भगवान से प्रार्थना करने लगीं। तभी वहां अब्बास और संतोष पहुंचे। सभी उनका ही इंतजार कर रहे थे। आते ही संतोष बोल पड़ा, इंजन तो ठीक है, पर ड्राइव शाफ्ट टूट चुका है। हमें उसे ठीक करने के लिए कम से कम 4-5 घंटे लग सकते हैं। अब क्या करें? मनीषा संतोष से पूछने लगी। तभी संतोष गुस्से में बोला, इसीलिए हम लेडीज को साथ नहीं लाते। अब समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा था। अब हम कुछ नहीं कर सकते। जहाज खराब हो चुका है और तूफान पूरी उफान पर है। अब तूफान के गुजर जाने तक इंतजार करना पड़ेगा। तूफान की वजह से बड़ी बड़ी समुद्री तरंगे जहाज से आकर टकरा रही थीं, जिससे जहाज काफी अस्थिर लग रहा था। काफी देर तक यह सब चलता रहा। सभी अतुल और सिद्धेश के केबिन में बैठे बैठे बस ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सब शांत होने लगा और धूप निकलती हुई दिखी। तूफान के चले जाने के बाद सभी लोग ऊपर आकर जहाज को हुए नुकसान का जायजा लेने लगे,
पर इतना कुछ झेलने के बाद भी जहाज को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। अब सभी उस तूफान को दूर जाता देख सकते थे। रोनित ने दूरबीन उठाई और आसपास का जायजा लेना शुरू किया। देखते देखते उसकी नजर एक जगह रुक गई और उसके मुंह से निकला, ओ माई गॉड। उसने सबको बारी बारी दूरबीन देकर उस जगह को दिखाया। अब सब हैरान थे। वहां सचमुच एक टापू बेट था जो काफी करीब लग रहा था। सबके होश उड़ गए थे। इस जगह पर कोई भी टापू नहीं होना चाहिए था, अब्बास ने मैप चेक करते हुए कहा। तभी अब्बास की नजर जहाज के कंपास पर गई जो अजीब तरीके से घूमने लगा था। उसने यह बात सबको बताई। क्या किसी की घड़ी काम कर रही है? सिद्धेश ने सबका ध्यान खींचते हुए कहा। अब सभी ने अपनी अपनी घड़ी पर नजर डाली। सबकी घड़ियों ने काम करना बंद कर दिया था। तो क्या यही वो श्रापित बेट है जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं? रोनित ने सबको देखते हुए सवाल किया। सिद्धेश और अतुल ने खुशी से चिल्लाते हुए जवाब दिया, हां यही है वो। मनीषा और मुस्कान काफी डरी हुई थी। मनीषा ने डरते हुए पूछा, तो क्या वो श्राप सच में है? अतुल ने मनीषा को देखते हुए कहा, नहीं नहीं भाभी, श्राप जैसा कुछ नहीं होता। तो फिर ये कंपास और हमारी घड़ियां कैसे बंद पड़ गई हैं? मैं तो कहती हूं वापस चलो यहां से। जो देखने आए थे उसे देख लिया हमने। अब मुस्कान ने डरते हुए कहा। सिद्धेश ने कहा, देखिए मुस्कान भाभी, हमारी घड़ियां और कंपास एक चुंबकीय क्षेत्र में बंद पड़ जाते हैं और लगता है यह एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई श्राप नहीं है। अतुल ने संतोष से पूछा, क्या हम जहाज को वहां तक नहीं ले जा सकते? संतोष ने जवाब दिया, नहीं, जहाज अभी 1 इंच भी नहीं बढ़ सकता। इंजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी शाम हो रही है, तो क्यों ना हम आज रात इसी बोट पर रुक जाए और कल सुबह उस टापू पर चले? रोनित ने सुझाव देते हुए कहा। कल क्यों, आज ही चलते हैं। वहीं रुक जाएंगे और सुबह से टापू को एक्सप्लोर करेंगे, सिद्धेश ने जिद करते हुए कहा। पर क्या हो अगर वहां कुछ खतरा हुआ तो? अब्बास ने सवाल करते हुए कहा। तो ठीक है, मैं और अब्बास जहाज की मरम्मत करने में लग जाते हैं। आप लोग जाकर बेट टापू को अच्छे से चेक कर लो और अगर कोई खतरा हुआ तो वापस आ जाना। तब तक मनीषा और मुस्कान जहाज पर ही सिद्धेश और अतुल के केबिन में रहेंगी। अगर खतरा नहीं हुआ तो आप हमें वॉकी टॉकी पर बता देना, हम लोग वहां पहुंच जाएंगे, संतोष ने सुझाव देते हुए कहा। तो ठीक है, हम लोग जाकर टापू की जांच करते हैं। आप लोग भी ध्यान रखना। अतुल ने भी संतोष का साथ दिया। अब्बास ने एक छोटी मोटरबोट पानी में उतारी और उसमें रोनित, अतुल और सिद्धेश बैठकर टापू की ओर निकलने लगे। जाते वक्त अतुल ने सबको एक वॉकी टॉकी दिया और सभी को एक फ्रीक्वेंसी सेट करने को कहा। जहाज पर संतोष और अब्बास जहाज ठीक करने में जुट गए और मनीषा और मुस्कान केबिन में उनकी मदद करने लगी। इधर छोटी मोटरबोट पर तीनों लोग धीरे धीरे टापू के करीब पहुंचने लगे और टापू के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। कुछ देर बाद मोटरबोट का इंजन अटकने लगा और फिर बंद हो गया। अब ये क्या हो गया? लगता है इंजन में कचरा अटक गया है और हमारा जहाज भी काफी दूर है। अब क्या करें? अतुल ने रोनित और सिद्धेश से परेशानी भरी आवाज में कहा। हम लोग टापू के काफी करीब हैं, तो क्यों ना टापू पर ही चलें। रेत के किनारे बोट को लगा देंगे और पास से ही टापू की जांच करेंगे, सिद्धेश ने कहा। सही कहा सिद्धेश, वैसे भी शाम होते आ रही है, जितना जल्दी काम खत्म करेंगे उतना ही बेहतर होगा। रोनित ने भी सिद्धेश की बात पर सहमति जताते हुए कहा। फिर इन्होंने चप्पू का उपयोग करते हुए टापू की तरफ बढ़ना शुरू किया। आखिरकार हम पहुंच ही गए। चलो इस बोट को अच्छी जगह पर लगाकर आगे की जांच करते हैं, अतुल ने रोनित और सिद्धेश से कहा। सबने बोट को एक जगह पत्थर से बांधकर टापू पर आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर जाते ही रेत का किनारा खत्म हो गया और पेड़ों से घिरा एक जंगल शुरू हो गया। इन्होंने आसपास का इलाका छान मारा, पर सिवाय जंगली पेड़ों और कुछ जहरीले सांपों के कुछ नहीं मिला। इधर जहाज पर इंजन रूम में कई घंटों की मशक्कत के बाद भी काम नहीं बन पाया था। अब संतोष और अब्बास भी काफी थक गए थे और मनीषा और मुस्कान भी। सभी का हाल काफी बुरा था। तभी संतोष ने घड़ी में समय देखा और चिल्ला पड़ा, 4 घंटे हो गए, पर अब तक बाकी टीम की कोई खबर नहीं आई है। ये लोग कर क्या रहे हैं उस टापू पर? संतोष, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई? मैं वॉकी टॉकी पर बात करके देखता हूं, अब्बास ने संतोष को जवाब देते हुए कहा। अब्बास ने वॉकी टॉकी पर कई बार कोशिश की, पर आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इधर अतुल और बाकी टीम का भी यही हाल था। ऐसा लगता है इस टापू के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां वॉकी टॉकी भी दूर तक काम नहीं कर रहे, सिद्धेश ने कहा। पर अब क्या करें? हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है।
हमारी मोटरबोट खराब हो गई है। हमें उन्हें कुछ तो बताना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, नहीं तो वे लोग खामखा टेंशन में रहेंगे। अतुल ने सिद्धेश की बात का जवाब देते हुए कहा, एक काम करते हैं, किसी ऊंची जगह पर चलते हैं, वहां से लाइट सिग्नल दे देंगे। रोनित ने सुझाव पेश किया। सभी ने टापू पर नजर डाली तो पता चला कि वहां दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। सभी ने उनमें से छोटे वाले पर चढ़ना शुरू किया। जंगल काफी घना था, जिससे इन्हें आगे बढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। ऊपर से वहां सांप और जहरीले मच्छर भी काफी तादाद में थे। रोनित ने मेडिकल किट में से एक क्रीम निकाली और सबको अपने शरीर पर लगाने को कहा, जिससे इन्हें जहरीले मच्छरों से छुटकारा मिले। इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और चलते चलते एक तालाब के पास जा पहुंचे। तालाब का पानी एकदम शांत दिखाई दे रहा था। इन्होंने तालाब से आगे बढ़ना शुरू किया और थोड़ी दूर जाते ही इन्हें झाड़ियों से किसी इंसान के कराहने की आवाज सुनाई दी। सभी थोड़े हैरान थे, पर पास जाने पर पता चला कि वह एक इंसान ही है। वह काफी दिनों से भूखा प्यासा लग रहा था और मच्छरों की वजह से काफी बीमार भी दिखाई दे रहा था। तीनों उसके पास गए तो वह थोड़ा डर गया और छुपने की कोशिश करने लगा। अतुल, सिद्धेश और रोनित भी थोड़ा घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अनजान टापू पर यह कौन है और क्यों डर रहा है। रोनित उसके पास गया और कहा, डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आप हिंदी जानते हैं? कौन हो तुम और यहां कैसे आए? उस आदमी ने सवाल किया। मेरा नाम रोनित है और ये दोनों मेरे साथी हैं। हम यहां इस अनजान टापू की खोज करते हुए आए थे, रोनित ने जवाब दिया। रोनित की इस बात पर वह हंसने लगा और कहा, आप लोगों को इस टापू के बारे में शायद पता नहीं है, यहां सिर्फ मौत है। अब रोनित, सिद्धेश और अतुल थोड़ा डर गए। सिद्धेश ने पानी की बोतल आगे करते हुए कहा, लीजिए पानी, आप काफी प्यासे लग रहे हैं। पानी की बोतल देखते ही उसने झट से सिद्धेश से बोतल ली और पूरा पानी एक साथ खत्म कर दिया। उसने कहा, काफी दिनों बाद पीने का पानी मिला है। रोनित ने उसकी तबीयत की जांच की और कहा, आप तो काफी बीमार हैं, मैं आपको दवाई दे देता हूं, जिससे आपको थोड़ा बेहतर महसूस होगा। रोनित ने मेडिकल किट से एक इंजेक्शन और दवाई की बोतल निकाली और उसे इंजेक्शन देते हुए कहा, आपको कुछ खा लेना चाहिए। सिद्धेश ने अपने बैग में से कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाले और सबको खाने को दिया। ये लोग भी काफी भूखे थे। आप कौन हैं और आप यहां कैसे पहुंचे? आप देखने में तो हिंदुस्तानी लगते हैं, अतुल ने उस आदमी से सवाल किया। इनकी मदद को देखते हुए उस आदमी को इन पर भरोसा हो गया। मेरा नाम शुभम है, मैं मुंबई का रहने वाला हूं और अपने मर्चेंट जहाज का कप्तान भी, उस आदमी ने कहा। आखिर आपके साथ हुआ क्या था? आप हमें थोड़ा साफ साफ बताइए, रोनित ने शुभम से कहा। मैं और मेरा क्रू जहाज से इंडिया वापस लौट रहे थे, तभी अचानक एक तूफान ने इस टापू से करीब 5 मील दूर हमारे जहाज को डुबा दिया। हम करीब 20 लोग लाइफ बोट से अपनी जान बचाकर इस टापू पर आ गए। शायद हमारी मौत यहीं लिखी थी। शुभम बोलते बोलते थोड़ा शांत हो गया। इस टापू पर उन लोगों का कब्जा है। वो लोग इस इलाके में आने वाले हर किसी को जान से मार देते हैं, यहां तक कि इस टापू के तालाब का पानी भी जहरीला है। इतना कहकर शुभम ने सबसे चिल्लाते हुए पूछा, क्या आप में से किसी ने उस तालाब का पानी पिया तो नहीं? नहीं तो क्यों? क्या है उस पानी में? रोनित ने पूछा। उस तालाब का पानी इंसान के शरीर के सारे तत्व सोख लेता है। उस पानी को पीने के बाद मौत पक्की है, शुभम ने आगे कहा। मेरे जहाज के कुछ आदमी इस पानी को पीते ही बीमार पड़ने लगे और एक एक करके मरने लगे। ये देखकर मैंने उस पानी को छुआ तक नहीं। आपने कहा कि इस टापू पर किसी का कब्जा है, कौन है वो लोग? सिद्धेश ने शुभम से पूछा। वो लोग समुद्री लुटेरे हैं। ऐसा लगता है कि 100-200 सालों से वे लोग इसी टापू को छिपने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ऐसा कहकर शुभम उठ खड़ा हुआ और छोटे पहाड़ की ओर बढ़ने लगा। अब सिद्धेश, रोनित और अतुल को कुछ कुछ समझ आने लगा था। संतोष ने जिस डूबे हुए जहाज को सोनार पर देखा था, वही शुभम का जहाज था। और कैप्टन विलियम जिस बीमारी को प्लेग समझ रहे थे, वह प्लेग नहीं बल्कि यहां के पानी का असर था। लेकिन कुछ सवाल अब भी थे जिनके जवाब मिलना बाकी थे। चलते चलते ये लोग छोटी पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां जाकर शुभम ने झाड़ियों में छिपने को कहा। सभी लोग झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। थोड़े इंतजार के बाद इन्हें बड़ी पहाड़ी के कुछ हिस्सों से रोशनी आती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था वहां कई लोग हैं जो काफी समय से रह रहे हैं। तभी शुभम का ध्यान क्षितिज पर खड़े रोनित के जहाज पर गया। क्या वो तुम्हारा जहाज है?
शुभम ने धीरे से पूछा। हाँ, वो हमारा ही जहाज है, मेरे बाकी साथी वहां पर ही हैं, रोनित ने शुभम से कहा। उन्हें कहो कि अपने जहाज की सारी लाइट्स बंद कर दें, वरना ये लोग उस जहाज को भी डूबा देंगे, शुभम ने कहा। शुभम की इस बात पर सब चौंक गए। आखिर कोई जहाज को भला कैसे डूबा सकता है? अतुल ने शुभम का मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ, टॉर्पीडो से। इनके पास एक पनडुब्बी भी है जिससे ये लोग अफीम और सोने की तस्करी करते हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरा इतना बड़ा जहाज क्या सिर्फ तूफान से डूबा होगा? शुभम ने कहा। अब रोनित, अतुल और सिद्धेश को पसीना आने लगा था। अब क्या करें? अगर किसी की नजर जहाज पर आ गई तो? सिद्धेश और अतुल ने चिल्लाते हुए कहा। तभी रोनित ने एक टॉर्च निकाली और जहाज की तरफ टॉर्च को जलाने और बुझाने लगा। जब वॉकी से संपर्क नहीं हुआ तो संतोष ने मनीषा और मुस्कान को जहाज के ऊपर जाकर दूरबीन से बाकी टीम की खबर लेने को कहा। अब्बास और संतोष इंजन रूम में जहाज को ठीक करने में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद मनीषा इंजन रूम में भागती हुई आई और संतोष से कहने लगी कि टापू पर से कोई हमारी ओर टॉर्च से इशारा कर रहा है। संतोष ने अब्बास से काम खत्म करने को कहा और वह तेजी से ऊपर आ गया। ये मोर्स कोड है, जल्दी से पेन और पेपर ले आओ, संतोष ने कहा। मनीषा और मुस्कान ने भागते हुए पेन और पेपर ले आया। संतोष दूरबीन से उस लाइट की तरफ देखकर पेपर पर कुछ लिखने लगा। लिखना खत्म होते ही वह दौड़ता हुआ कंट्रोल रूम में गया और जहाज की सारी लाइट्स बुझा दी और वॉकी पर अब्बास को कहने लगा, अब्बास कम इन, अब्बास कम इन, ओवर। उधर से अब्बास की आवाज आई, अब्बास हियर, ओवर। संतोष ने फिर से कहा, अब्बास जल्दी से ऊपर आओ, यहां एक प्रॉब्लम है, ओवर एंड आउट। यह सुनकर मनीषा और मुस्कान और भी घबराने लगे थे। तभी वहां अब्बास आया। उसके पूरे कपड़ों पर मरम्मत करते हुए काले दाग पड़ गए थे। आते ही उसने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? उसने टापू पर से आती हुई लाइट की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो हमारी टीम है, उन्होंने खतरे का इशारा दिया है। थोड़ी देर बाद वो बाकी का मैसेज देने वाले हैं। पर क्या? कहां क्या है उन्होंने? अब्बास ने जोर देते हुए पूछा। संतोष ने उसके हाथ में वो पेपर रखा जिस पर मैसेज था और फिर से टापू की तरफ दूरबीन से देखने लगा। अब्बास ने जब पेपर पर का मैसेज पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था, मैसेज देखते ही सारी लाइट बुझा दो, अगले मैसेज का इंतजार करो, रोनित। ये क्या है मियां, वो लोग किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? अब्बास ने संतोष से परेशानी भरी आवाज में पूछा। उम्मीद करो कि वो किसी मुसीबत में न हो, संतोष ने अब्बास से कहा। इधर जहाज की लाइट बुझते ही संतोष, रोनित और सिद्धेश ने राहत की सांस ली। अब क्या करें? कहीं उन्हें हमारे आने की भनक तो नहीं लगी ना? सिद्धेश ने शुभम से पूछा। लगता तो नहीं है, वरना अब तक उन्होंने उस राक्षस को भेज दिया होता, शुभम ने कहा। यहां एक राक्षस भी है? पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है यहां पर, रोनित ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। शुभम, हमें पूरी बात बताओ, आपके इस टापू पर आने के बाद से क्या क्या हुआ? अतुल ने शुभम से पूछा। शुभम ने बोलना शुरू किया। हमारा जहाज डूबने के बाद मैं और मेरे क्रू के साथी लाइफ बोट में इस टापू पर आए थे। हमें पता नहीं था कि यहां कोई टापू भी होगा। नक्शे पर ऐसी कोई जगह नहीं है। यहां आते ही हम लोगों ने काफी संदेश भेजने की कोशिश की, पर इस टापू के पास आते ही हमारे सैटेलाइट फोन और बाकी की इलेक्ट्रॉनिक चीजों ने काम करना बंद कर दिया। जब मेरे क्रू को उस तालाब के जहरीले पानी ने मारना शुरू किया तो मैं और मेरे दो साथी, जिन्होंने उस तालाब का पानी नहीं पिया था, हम लोग उन लोगों को बचाने के लिए पूरे टापू पर कहीं मदद मिलने की कोशिश में भटकने लगे। पर तभी उन पर उस राक्षस ने हमला किया। उसका कद करीब 12 फीट होगा। मेरे सारे भाई जैसे दोस्त एक एक करके मेरे सामने मारे गए। मैंने इस टापू के बारे में और खोजबीन शुरू की तो मुझे इस टापू के कई राज पता चले। और वो क्या है? रोनित ने पूछा। यहां पर करीब 11 लोग ही हैं। वो लोग उस गुफा में रहते हैं जो उस बड़े पहाड़ी पर है। ये लोग अलग अलग देशों के हैं, जिसमें हमारा देश भी आता है। इनका बॉस एक अफ्रीकी इंसान लगता है। इन लोगों ने उसी गुफा में एक छोटी सी फैक्ट्री खोली है, जिसमें वो लोग तस्करी वाले सोने को पिघलाकर बिस्किट्स बनाते हैं और वहीं पर अफीम भी स्टोर करके रखते हैं। इनके पास एक छोटी जर्मन पनडुब्बी है जो दूसरे विश्व युद्ध की लगती है। ये लोग सारी तस्करी उसी से करते हैं। अब पूरी बात समझ में आने लगी है, सिद्धेश ने कहा। कौन सी बात? शुभम ने पूछा। बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाएंगे, पहले यहां से निकलते हैं।
अतुल ने बात को काटते हुए कहा। तभी इनकी तरफ कोई आता हुआ दिखा। यह एक 12 फीट लंबा इंसान लग रहा था जो काफी बूढ़ा लग रहा था। ये वही राक्षस है, शायद अब हम नहीं बचेंगे। शुभम डर के मारे चिल्लाने लगा। ये कोई राक्षस नहीं है बल्कि कोई आदि मानव लग रहा है। सिद्धेश ने शुभम से कहा, अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ वरना सब मारे जाओगे। हमें पता है तुम यहीं छुपे हो, उस दूसरी पहाड़ी से किसी ने चिल्लाते हुए कहा। अब क्या करें? उन्हें कैसे पता चला कि हम यहां हैं? अतुल ने घबराते हुए पूछा। पहले जहाज पर संदेश भेज देता हूं, रोनित ने हड़बड़ाते हुए कहा और अपनी टॉर्च को फिर से जहाज की तरफ करके जलाने और बुझाने लगा। इधर संतोष और अब्बास को फिर से टापू पर कुछ रोशनी आती हुई दिखी। संतोष ने मैसेज को डिकोड करते हुए कहा, खतरा, आप लोग निकलो यहां से, मदद ढूंढो। रोनित, मैं फिर से दोहराता हूं, सभी जल्दी से बाहर निकलो वरना सब मारे जाओगे। सामने वाली पहाड़ी से फिर आवाज आई। सभी काफी डरे हुए थे और एक एक करके बाहर आ गए। सभी को यहां लेकर आ जाओ। यह आदेश शायद उस आदिमानव जैसे इंसान के लिए था। उस आदिमानव ने इन सभी को एक भयानक नजर से देखा और आगे बढ़ने लगा। अब ये सभी उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। सभी काफी घबराए हुए थे। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था कि आगे उन लुटेरों की टोली है और पीछे यह आदिमानव। अब क्या होगा कौन जाने। चलते वक्त रोनित ने नोटिस किया कि उस आदिमानव के गले पर एक इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट लगी हुई है। काफी चढ़ाई के बाद सभी उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए जहां से इन्हें आवाज आई थी। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ी की गुफा में इन लुटेरों का अड्डा है। इस गुफा के दरवाजों पर काफी आधुनिक ऑटोमेटिक हथियार थे जिन्हें शायद रिमोट से चलाया जाता होगा। गुफा में थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग एक जगह रुके जहां का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। मानो पहाड़ी तो सिर्फ दिखावा है, अंदर काफी विशालकाय महल बना हुआ था। तभी इनके कानों पर एक आवाज आई, हमारी रियासत में आप सभी मेहमानों का स्वागत है। उस तरफ से एक महंगे सूट बूट में एक आदमी चला आ रहा था। देखने को यह हिंदुस्तानी ही लग रहा था, पर इसका रहन सहन किसी अंग्रेज से कम नहीं था। अब ये सब और भी ज्यादा घबरा गए। वहां की ठंडी हवा भी जैसे अब इन्हें चुभने लगी हो। सभी एकदम शांत खड़े थे, जैसे इन सभी की जुबान अटक गई हो। तो आखिरकार कुछ नए लोगों की भर्ती हो ही गई। इतना बोलकर वो आदमी अजीब ढंग से हंसने लगा। अब सभी का दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगा था। तभी हिम्मत करके सिद्धेश ने पूछा, आप कौन हो और ये कौन सी जगह है? काफी अच्छा सवाल है, तो शुरुआत करते हैं तुम्हारे पहले सवाल से कि मैं कौन हूं। मेरा नाम है नंबर 9 और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है कि ये वो जगह है जिस पर से कोई भी आज तक बच के जा नहीं पाया। इतना बोल के वो आदमी और जोर से हंसने लगा। वो सब तो ठीक है, पर यह कैसा नाम है, नंबर 9? क्या तुम अपने भाई बहनों में 9 नंबर के हो? अतुल ने मजाक करते हुए कहा। उसे उस शख्स का नाम सुनकर काफी हंसी आ रही थी, पर इस बात से उस शख्स को जो खुद का नाम नंबर 9 बता रहा था काफी गुस्सा आ गया। उसने अतुल से कहा, बहुत हंसी आ रही है ना? फिर उसने उस आदिमानव से कहा, इन्हें तहखाने में ले जाओ। जब आखिरी सांस तक काम करोगे तो हंसना भूल जाओगे। अब सभी लोग अतुल की तरफ गुस्से से देख रहे थे, मानो अभी अभी अतुल ने इन सब की कब्र खुदवाई थी। वो आदिमानव इन सभी को तहखाने में ले जाने लगा। तभी रोनित ने नंबर 9 से कहा, माफ कीजिए नंबर 9 जी, मेरा दोस्त थोड़ा मजाकिया है। उसका आपके दिल को चोट पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। पर रोनित की बात को मानो उसने सुना ही ना हो। अब सभी तहखाने की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते सभी अतुल को समझा रहे थे कि दोबारा इस तरह की गलती ऐसे नाजुक हालातों में मत करना। शायद अब अतुल भी समझ गया था कि उससे गलती हो गई है। तहखाने में पहुंचते ही इन सभी को और बड़ा झटका लगा, क्योंकि वहां लगभग 100 से ज्यादा लोगों को कैद करके रखा गया था, जिनमें पुरुषों के साथ साथ कुछ औरतों को भी रखा गया था। वो तहखाना मानो हिटलर की जेल लग रहा था। सभी लोगों की हालत खराब लग रही थी। वो सभी लोग सोने के गहनों को पिघलाकर ईंटों में तब्दील कर रहे थे। इतना सारा सोना सभी ने पहली बार ही देखा था। इन लोगों को उस आदिमानव ने सबसे आखिरी वाली जेल में डाल दिया और खुद दूसरी तरफ की जेल में जाकर बैठ गया। सभी को अब यह लगने लगा कि इन सभी का आखिरी समय अब सच में पास है। रोनित ने दबी आवाज में कहा कि अब सब कुछ संतोष और अब्बास के हाथों में है। उन्होंने जल्द से जल्द मदद मिलने का इंतजाम करना चाहिए। अब सभी लोग उस तहखाने को निहारने लगे। वो तहखाना उस महल के नीचे बना हुआ था जिसमें वो 11 लोग रहते थे।
सभी दरवाजों पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे हुए थे और एक घूमता हुआ कैमरा सभी जेलों पर नजर रखता था। तभी रोनित ने जेल के दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई, कोई है, हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। सिद्धेश रोनित को चुप करवाते हुए बोला, रोनित, क्या कर रहे हो? मरवाओगे क्या? देखा नहीं, अभी अतुल के छोटे से मजाक ने हमें जेल में पहुंचा दिया है। रोनित ने सिद्धेश को आंख मारते हुए कहा, बस उस नंबर 9 से कुछ बातचीत करना चाहता हूं, कुछ जानकारी हासिल करनी है, आप लोग बस मेरा साथ देना। रोनित की आवाज सुनकर घूमता हुआ कैमरा इन लोगों की जेल की तरफ मुड़ा और रुक गया, मानो कोई दूसरी तरफ से इन्हें देख रहा हो। रोनित ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, कोई है, हमें पानी चाहिए। अब इस बार इन्हें बाजू वाली जेलों में बंद कैदियों की खुसफुसाहट सुनाई देने लगी और थोड़ी ही देर में नंबर 9 आता हुआ दिखा। उसके हाथ में एक छोटी सी पानी की बोतल थी और साथ में 2 खूंखार बॉडीगार्ड भी। उसने रोनित की जेल के सामने आकर पानी की बोतल रोनित को दी और कहा, अगर दोबारा आवाज आई तो याद रखना, तुम तो मरोगे ही, साथ में तुम्हारे साथी भी मारे जाएंगे। अब चुपचाप बैठ जाओ। रोनित ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पानी लाने के लिए। आप काफी महान इंसान लगते हो जो खुद पानी लेकर यहां तक आए, वरना आप किसी के हाथ से भी भेज सकते थे। आप सच में अच्छे दिल के इंसान लगते हो। रोनित की इस बात पर नंबर 9 को थोड़ा गर्व हुआ और इसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई। इसी हंसी को रोनित ने देख लिया और आगे बोला, आप तो हिंदी जानते हो, क्या आप हिंदुस्तानी हो? अगर हो तो आप शायद सब हिंदुस्तानियों में सबसे अमीर होंगे, जिनके पास इतना सारा सोना है। इतना सोना तो किसी छोटे देश को खरीदने के लिए काफी है। रोनित की बातों में आकर नंबर 9 थोड़ा और मुस्कुराया और कहा, तुम मुझे पसंद आए, तुम्हारी नजर बहुत ही पारखी किस्म की लगती है। मैं तुम्हें कोई अच्छा सा काम दूंगा। हां, मैं हिंदुस्तान से ही हूं, पर मेरी 2 पीढ़ियां इसी टापू पर रही हैं। नंबर 9 तारीफ का काफी भूखा लग रहा था और इसी बात का फायदा रोनित लेना चाहता था। इसीलिए रोनित ने उसकी भर भर के तारीफ करनी शुरू कर दी और कहा, आपको तो किसी रियासत का महाराजा होना चाहिए था। आप इस टापू पर क्या कर रहे हैं? आप में वो सारी खूबियां हैं जो किसी बादशाह में होती हैं। रोनित की इस बात पर अब सभी ने हामी भरी और नंबर 9 को और खुश करने की कोशिश करने लगे। अरे नहीं नहीं, मैं भी किसी बादशाह से कम नहीं हूं। मैं जिसे चाहे उसे खत्म कर सकता हूं। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। नंबर 9 अब पूरी तरह से रोनित की बातों में आने लगा था। रोनित को भी यही चाहिए था। अब जब वो बातों में आने ही लगा था तो रोनित ने मतलब की बात करना शुरू किया, पर बुरा मत मानिए साहब, आपको हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको हिंदुस्तान जाना चाहिए। वैसे आप इस टापू पर कैसे आए? इस टापू पर मैं नहीं आया, मैं पैदा ही यहां हुआ था। वो तो मेरे महान दादाजी और उनके कुछ साथियों ने मिलकर इस टापू पर अपना साम्राज्य बनाया है। इनकी बातों में बीच में ही एक आवाज आई, नंबर 9 कम टू द मीटिंग रूम। मुझे जाना होगा, पर याद रखना, अगर कोई होशियारी दिखाई तो सभी मरोगे। ये बोलकर नंबर 9 वहां से निकल गया। इधर जहाज पर संतोष और अब्बास को रोनित का मैसेज मिलते ही वो लोग जहाज ठीक करने में लग गए। काफी मुश्किल के बाद काम पूरा हुआ। मनीषा और मुस्कान भी इन लोगों की मदद कर रहे थे। जहाज ठीक होते ही हमें मदद लेकर आनी होगी, वरना मुश्किल बढ़ सकती है, संतोष ने डरे हुए भाव से कहा। तुम टेंशन मत लो मियां, रोनित, अतुल और सिद्धेश किसी भी हालत से निकलने की काबिलियत रखते हैं, अब्बास ने संतोष को दिलासा देते हुए कहा। जहाज ठीक हो गया और इंजन काम करने लगा था, पर अभी भी वॉकी या सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहे थे। सभी कंट्रोल रूम में चलो, रात बहुत हो गई है, पर कोई भी जहाज का बल्ब नहीं चालू किया जाएगा। सबसे पहले हमारे जहाज को इस टापू से दूर ले चलो, पर याद रहे कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, संतोष सभी को निर्देश दे रहा था। सभी कंट्रोल रूम में गए और अब्बास और संतोष ने जहाज की कमान संभाली। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सभी के चेहरों पर तनाव था। सुबह से सुहाना और रोमांचक लगने वाला सफर अब डरावना और खतरनाक हो चुका था। जहाज अब टापू से दूर जाने लगा, पर संतोष और अब्बास को रोनित और बाकी साथियों की फिक्र होने लगी थी। पता नहीं उन लोगों के साथ क्या हुआ है, उन्हें ऐसा क्या पता चला जिससे सभी ने हमें मदद लाने को कहा होगा। मनीषा ने संतोष से कहा। पता नहीं, पर जो भी हुआ होगा काफी बुरा रहा होगा, वरना ये लोग कभी भी हमें यहां से जाने को नहीं कहते, संतोष ने मनीषा से कहा। पता है, इसीलिए मेरे घर वालों ने तुम्हें यह काम छोड़ने को कहा था।
पर तुम सुनते ही कहां हो, मनीषा ने गुस्से में कहा। मनीषा की इस बात पर अब संतोष भी भड़क उठा। अच्छा, इस टापू पर कौन आना चाहता था? किसने जोर दिया ये आने के लिए? ये सारी तुम्हारी गलती है। ना ही तुम जोर देती और ना ही कोई यहां आता। हम तो इस टापू की कहानी को खारिज कर चुके थे, पर तुम्हारी वजह से यहां तक आना पड़ा। अब जाओ यहां से, मेरा दिमाग पहले ही काफी खराब है। संतोष और मनीषा का आपस में झगड़ा देखकर अब्बास ने संतोष से कहा, आप लोग थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते क्या? यहां हमारे साथियों की जान शायद खतरे में है, इसीलिए खुदा के वास्ते अपना झगड़ा बाद के लिए बचा के रखो। अब्बास की बात सुनकर संतोष शांत हो गया और अब्बास ने मुस्कान से कहा, आप भाभी को लेकर नीचे केबिन में जाकर आराम करो, हम कुछ सोचते हैं। मुस्कान और मनीषा वहां से निकल गई और संतोष को अब्बास ने फिर कहा, जाने दो, मनीषा की बात को दिल पर मत लो, अब ये सोचो आगे क्या करना है। तभी अब्बास ने देखा कि उनके रडार ने काम करना शुरू कर दिया था। वो जोर से चिल्ला उठा, जल्दी से सैटेलाइट फोन देखो, वो चल रहा है क्या? संतोष भी अब थोड़ा खुश हो गया। उसने भागते हुए फोन ले आया और देखा तो वो भी ठीक से काम कर रहा था। यानी अब ये लोग टापू के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आ चुके थे। जल्दी से जहाज उस जगह ले चलो जहां हमें कैप्टन विलियम का जहाज मिला था। वो जगह यहां से नजदीक है और वह समंदर के व्यस्त रास्तों में से एक है। शायद आसपास कोई जहाज मिल जाए तो हम मदद ले सकते हैं। तभी संतोष के मन में उसके दोस्त का ख्याल आया जो इंटरपोल में काम करता था। उसने तुरंत उसे फोन किया और सारी बातें बता दी। संतोष की बातों पर पहले तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, पर संतोष की अच्छी जान पहचान होने के कारण वो संतोष की मदद करने के लिए मान गया। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए मदद भेजता हूं, तुम बस अपनी लोकेशन बताओ। थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी और साथ में मदद भी आने वाली थी, इसीलिए संतोष थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। इधर रोनित, शुभम, अतुल और सिद्धेश जिस जेल में थे उसके बगल वाली जेल से कुछ आवाज आई, तुम सब मरने वाले हो। रोनित और बाकी सब अब थोड़े चौंक गए। उन्हें लग रहा था कि वहां उनके अलावा कोई नहीं है। अतुल को रहा नहीं गया और उसने उस शख्स को पूछा, आप कौन हो और आप यहां कैसे आ गए? वो शख्स अब चुप हो गया, मानो किसी चीज से डर गया हो। अतुल ने फिर से आवाज लगाई, भाई कुछ तो बोलो, कौन हो आप? क्या आप भी यहां के कैदी हो? उस आदमी ने धीरे से कहा, हमारे बीच बानी दीवार के आखिरी हिस्से की तरफ आओ जहां अंधेरा है। अब सभी उस जगह पहुंच गए। वहां पर काफी दुर्गंध थी, मानो पिछले कैदी अपनी गंदगी करते हों। काफी मच्छर भी थे, पर रोनित ने इस टापू पर आते ही मच्छरों को भगाने वाला क्रीम लगाने को कहा था, जिससे इन्हें मच्छरों का अब उतना खतरा नहीं था। तभी उस आदमी की फिर से आवाज आई, इस तरफ, इस तरफ। अब सबकी नजर एक छोटे से छेद पर गई जहां से उन्हें उस दूसरे आदमी की धुंधली धुंधली शक्ल दिखाई दे रही थी। यहां पर सभी जगह कैमरे हैं, तो आप में से कुछ लोग ऐसे जताओ जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है, उस दूसरे आदमी ने घबराते हुए सुझाव दिया। तभी रोनित ने शुभम और अतुल को दरवाजे पर जाकर खड़े होने को कहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। अब आप बता सकते हो जो भी आप जानते हो, सिद्धेश ने उस जेल वाले कैदी से कहा। उसने बोलना शुरू किया, मैं एक इंजीनियर हूं। मैं अमेरिका में एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता था। मेरी खासियत है, अगर सही मशीनें मिल जाएं तो मैं किसी भी कम्युनिकेशन को काट सकता हूं या किसी भी जगह से कम्युनिकेशन बना सकता हूं। एक दिन मेरे ऑफिस में एक शख्स आया जिसे मेरी जरूरत थी। वो मुझे अच्छी सैलरी देने को भी तैयार था। उस आदमी ने मेरे अकाउंट में एडवांस के तौर पर एक मोटी रकम डाल दी और मुझे इस जगह पर ले आया। मुझे लगा था कि मैं CIA या फिर किसी खुफिया प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं, पर जल्द ही मुझे यहां की कालाबाजारी के बारे में पता चल गया। मैंने इन लोगों के लिए एक हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर बनाया जो इस टापू के चुंबकीय क्षेत्र जैसा ही है, मगर काफी शक्तिशाली है। और साथ साथ मैंने इन लोगों के लिए एक मशीन बनाई जो मेरे मैग्नेटिक रेडिएशन को काटकर एक सुरक्षित कम्युनिकेशन लाइन बनाती है, जिससे ये लोग पूरी दुनिया में कहीं भी संपर्क बना सकते हैं। पर इन लोगों से छिपाकर एक लाइन मैंने अपने लिए भी बना ली थी, पर अगर मैं बाहर की दुनिया से जुड़ने की कोशिश करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा और ये लोग मुझे भी मार देंगे। इसीलिए मैं अब तक चुप हूं। अभी अभी मैंने उन लोगों की बातें सुनी हैं। उन्होंने कहा है कि तुम लोगों का जो जहाज खराब हुआ था वो अब जा चुका है। उन्हें शक है कि तुम लोग जासूस हो, इसीलिए कल सुबह तुम सबको मार देंगे। उस आदमी की बात सुनकर सबके बदन से एक डर की लहर सी दौड़ गई, पर अब शुभम को काफी गुस्सा आ रहा था।
उसने कहा, इन लोगों ने मेरे साथियों को मारा है, मैं भी मरने ही वाला था, पर अब जब भगवान ने मुझे एक मौका दिया है तो इसकी जरूर कोई वजह होगी। मैं इनके हाथों से नहीं मरने वाला, हम लोग यहां से जरूर निकलेंगे। शायद अब्बास और संतोष ने जहाज को ठीक कर लिया होगा और उन्होंने इमरजेंसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मदद लाने गए होंगे, रोनित ने कहा। तो हमें बस इस कैद से निकलना है, बाकी लोगों के पास कल तक मदद पहुंच जाएगी, अतुल ने कहा। पर सिद्धेश का ध्यान कहीं और था। उसने उस दूसरे कमरे वाले कैदी से पूछा, अगर आप कम्युनिकेट कर लो तो क्या हम इस जगह से मदद का संदेश पूरी दुनिया में भेज सकते हैं? हां, पूरी दुनिया तो क्या, मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी भेज सकता हूं, पर उसके लिए मुझे वो मैग्नेटिक जनरेटर बंद करना होगा। पर मैं ये चीज सिर्फ एक शर्त पर करूंगा, आपको मुझे भी साथ लेना होगा, उस आदमी ने जवाब दिया। रोनित ने हामी भरी और कहा, हम तुम्हारे साथ साथ बाकी लोगों को भी यहां से निकाल लेंगे। पर बोलते बोलते रोनित सोच में पड़ गया। पर क्या? आगे वाले शख्स ने पूछा। वो आदमखोर इंसान और उन बॉडीगार्ड से कैसे बचेंगे? रोनित के सवाल पर सभी लोग थोड़ी सोच में पड़ गए। तुम उसकी चिंता मत करो, आज उनका माल बाहर जाने वाला था, इसीलिए बॉडीगार्ड और बाकी सब पनडुब्बी वाले हिस्से में होंगे, और अभी आधी रात का समय है तो सिक्योरिटी वाले कमरे में भी सब सो रहे होंगे। और बची बात उस आदमखोर इंसान की, तो वो एक बेल्ट से उसे कंट्रोल करते हैं, और एक बार मैं कंट्रोल रूम पहुंच गया तो उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। पर हमें जो करना है अभी करना होगा, वरना कल का दिन निकलते ही तुम लोगों को मारने के आदेश दिए गए हैं, उस आदमी ने जवाब दिया, मानो वो जेल से भागने को बेताब था और इन सभी के रूप में उसे एक मौका नजर आ रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? अतुल ने उस आदमी से पूछा। शॉन, उसने जवाब दिया। वेलकम टू द पीवो टीम, शॉन, सिद्धेश ने शॉन से कहा। तो तय रहा, हम अभी जेल से भागेंगे। सबसे पहले हमें इस जेल से निकलकर किसी भी तरह शॉन को कंट्रोल रूम पहुंचा देंगे और बाकी लोगों को सभी को जेल से निकालकर जंगल की तरफ ले जाएंगे। पर याद रहे, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, रोनित प्लान समझाते हुए बोला। तभी शॉन ने कहा, आप में से किसी को जाकर जनरेटर को बंद करना होगा, जिससे सभी सिस्टम बंद पड़ जाए, क्योंकि बैकअप जनरेटर को चालू करने के लिए किसी को सबमरीन रूम से जनरेटर रूम तक आना होगा। उसके लिए आम इंसान को 15 मिनट लगेंगे। तब तक मैं कंट्रोल रूम में जाकर उस हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर दूंगा और फिर एक तेज मदद का सिग्नल भेजूंगा जो आसपास के 2 देशों को सुनाई देगा, जिससे इस जगह का पता सबको चल जाएगा। सबको शॉन का सुझाव बहुत अच्छा लगा। शुभम और सिद्धेश ने उस आदमी से पूछकर इस पूरी पहाड़ी का एक नक्शा बनाया। सभी ने अपना अपना काम बांट लिया। रोनित और शॉन कंट्रोल रूम की तरफ जाएंगे, शुभम और सिद्धेश जनरेटर बंद करेंगे और अतुल सभी कैदियों को जंगल की तरफ ले जाएगा। तो चलो तांडव शुरू करते हैं, शुभम ने गुस्से से कहा। सिद्धेश ने अपनी बैग से टूल किट निकाली और उसने जेल के दरवाजे पर लगे इलेक्ट्रॉनिक ताले को खोलना शुरू कर दिया। पर तभी उसका ध्यान कैमरे पर गया जो घूमकर उसी तरफ आ रहा था, इसीलिए उसे थोड़ी देर रुकना पड़ा। पर कैमरे के वापस घूमते ही उसने उस ताले को तोड़ दिया और दरवाजा खुल गया। जल्दी से कैमरे को बंद करो, शुभम ने सिद्धेश से कहा। सिद्धेश ने भी जल्दी से जाकर कैमरे के केबल काट दिए और शॉन के जेल का ताला भी तोड़ दिया। अब सभी आजाद थे। सभी अपने अपने काम पर लग गए। शॉन और रोनित ने सबसे विदा लेते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। सिद्धेश और शुभम भी नक्शे को देखते हुए जनरेटर रूम की तरफ निकल गए और अतुल ने कैदियों को इशारे से चुप करते हुए उन्हें शांत रहने को कहा। शॉन और रोनित कैमरों से बचते बचते आगे बढ़ रहे थे। शॉन को इस जगह के बारे में काफी कुछ पता था। वो यह शायद बहुत समय से रह रहा होगा। ये लोग अब महल के अंदर घुस चुके थे और छुपते छुपते आगे बढ़ रहे थे। शॉन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पर था, पर रोनित का ध्यान इस महल की सुंदरता पर था। इतना बड़ा महल आज तक उसे देखने को नहीं मिला था। काम पर ध्यान दो, अगर गलती हुई तो मारे जाएंगे सब, शॉन ने रोनित को टोकते हुए कहा। रोनित और शॉन अब कंट्रोल रूम के पास आ गए। शॉन ने बड़ी चालाकी से कंट्रोल रूम के दरवाजे को खोला। वो सच में एक होशियार इंजीनियर था। अंदर एक सोते सुरक्षा गार्ड के अलावा कोई भी नहीं था। दरवाजा खुलते ही उसकी नींद खुल गई, पर तब तक रोनित और शॉन ने हमला करके उस सुरक्षा गार्ड को केबल से बांध दिया। वहां पर कई सारे स्क्रीन थे जिन पर उस जगह लगे कैमरों की लाइव तस्वीरें आ रही थीं, जिसमें उनका कैद खाना भी शामिल था, जिसका कैमरा उन्होंने खराब कर दिया था।
पर शायद दूसरा कैमरा सब देख रहा था। उन्होंने देखा कि सबमरीन रूम में कुछ लोग सोना और अफीम सबमरीन में चढ़ा रहे थे और वहीं पर नंबर 9 भी मौजूद था। जल्दी करो, मैं इस पर नजर रखता हूं, रोनित ने शॉन से कहा। बस अब तुम मजा देखो, अब इन्हें बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। शॉन ने अपनी उंगलियां कंट्रोल पर चलाई और उसने उस हाई पावर मैग्नेटिक जनरेटर को बंद कर दिया और साथ ही साथ मदद का सिग्नल भेजा। सिग्नल भेजते ही शॉन ने देखा कि सबमरीन रूम में हलचल तेज हो गई थी। शायद उन लोगों को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या करें? रोनित ने शॉन से कहा। तुम बस देखते जाओ, शॉन ने कहा, और उसने सबमरीन रूम का दरवाजा लॉक कर दिया और कैदियों के रूम के सारे दरवाजे खोल दिए सिवाय उस नरभक्षी आदिमानव के जेल के। उन्होंने देखा कि अतुल सभी को बाहर निकाल रहा है और सभी जंगल की तरफ भाग रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि वहां के गार्ड्स ने दरवाजे को तोड़ दिया है और वो लोग अब कंट्रोल रूम की तरफ ही आ रहे हैं। निकलो यहां से, रोनित ने शॉन से कहा। हां जरूर, पर पहले आखिरी काम तो कर दूं। शॉन ने बोलते बोलते वहां पड़ी एक कुर्सी से कंट्रोल पैनल को तोड़ दिया। अब ठीक है, चलो यहां से, शॉन ने कहा। और अब ये लोग भी तेजी से पहाड़ी से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी देर भागने के बाद ये लोग गुफा के बाहर पहुंच गए थे। तभी शॉन की नजर उन ऑटोमेटिक मशीन गन पर पड़ी जो दरवाजे के पास रखी थी। शॉन ने कहा, अभी तक जनरेटर बंद हो जाना चाहिए था। ये लोग ऊंचाई से कहीं भी निशाना लगा सकते हैं और ये बहुत खतरनाक है। तभी उस मशीन गन में हलचल शुरू हो गई, मानो किसी ने उसे एक्टिवेट कर दिया हो। पर इसके पहले कि कुछ होता, पावर बंद हो गई, जिसके वजह से मशीन गन भी बेकार साबित होने वाली थी। मुझे सिद्धेश पर पूरा भरोसा है, वो हमेशा काम पूरा करता है, रोनित ने मुस्कुराते हुए शॉन से कहा। शॉन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हां वो तो दिख ही रहा है, अब चलो जल्दी। अब शॉन ने मशीन गन के तारों को काट दिया और रोनित और शॉन पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। दिन निकलने में अभी कुछ समय बाकी था, पर सभी लोगों ने अंधेरे की परवाह किए बिना जंगल की तरफ बढ़ना शुरू किया। रोनित और शॉन अब पहाड़ी से निकलकर उस जगह पहुंच गए जहां इन्होंने मोटर बोट लगाई थी। शॉन ने मोटर बोट को देखते ही कहा, बढ़िया, अब चलो यहां से। नहीं जा सकते, मेरे दोस्त अभी भी जंगल में कहीं भटक रहे होंगे, पहले उन्हें आने दो, और वैसे भी वो मोटर बोट खराब है। इधर जहाज पर संतोष और अब्बास मदद का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके जहाज के रेडियो पर एक सिग्नल मिला। ये वही सिग्नल था जो शॉन ने भेजा था। ये तो मदद का सिग्नल है, और अजीब बात यह है कि ये उसी जगह से आ रहा है जहां पर टापू है, अब्बास ने हैरानी जताते हुए कहा। मैं समझ गया, ये जरूर हमारे साथियों का सिग्नल है, हमें वहां जाना होगा। जहाज घुमाओ अभी के अभी, संतोष ने कहा। हमें रुकना चाहिए जब तक हमारे साथ कुछ पुलिस या आर्मी नहीं होती। वो लोग भी आते ही होंगे। बिल्कुल नहीं, हमें अभी निकलना चाहिए, चलो यहां से जल्दी, संतोष ने जोर देते हुए कहा। ठीक है मियां, तो चलो। अब्बास भी अब जोश में आ गया था। अब्बास और संतोष ने देखा कि एक बड़ा कार्गो शिप भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। हालांकि वो अपने तय रास्ते से भटक गया था। शायद सिग्नल को देखकर ये लोग भी मदद के लिए जा रहे होंगे, संतोष ने अब्बास से कहा। तो चलो उनसे मदद मांगते हैं, उस जहाज से रेडियो संपर्क करके देखते हैं, अब्बास ने कहा। ठीक है, ये सही रहेगा, संतोष ने जवाब दिया और रेडियो से दूसरे जहाज पर मैसेज भेजने लगा। कार्गो शिप कम इन, कार्गो शिप कम इन, क्या आपको भी मदद का सिग्नल मिला है? ओवर। आगे के जहाज से जवाब आया, दिस इज ईगल आई कार्गो शिप, हमें भी सिग्नल मिला है, शायद कोई जहाज डूब रहा होगा, चलो मदद करते हैं। ओवर। हेलो ईगल आई, मेरा नाम संतोष है, ये मदद का सिग्नल एक टापू बेट से आया है, वहां कुछ लोग फंसे हैं, चलो बचाते हैं उन्हें। ओवर, संतोष ने जवाब दिया। हेलो संतोष, दिस इज कैप्टन स्पीकिंग, यहां कोई टापू नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, ये जरूर किसी जहाज का सिग्नल है, शायद किसी बड़े जहाज का। ओवर, कार्गो शिप से जवाब आया। इन लोगों को क्या पता कि वहां सच में एक टापू है, छोड़ो जाने दो, थोड़ी देर में दिन निकलेगा, तब तक हम वहां पहुंच जाएंगे, इन्हें उनकी आंखों से देखने दो, अब्बास ने संतोष से कहा। अब दोनों जहाज उस टापू की ओर बढ़ने लगे। टापू अब सिर्फ 5 मील दूर था, पर इस बार न तो रडार न ही रेडियो बंद हुए थे। ये देखकर अब्बास बोला, शायद हमारे साथियों ने श्रापित बेट को श्राप से मुक्त कर दिया है, देखो अभी भी राडार काम कर रहा है, पता नहीं उन लोगों का क्या हाल होगा, संतोष ने दबे सहमे आवाज में जवाब दिया। इधर टापू पर अब दिन निकल गया था। रोनित और शॉन अभी भी बोट के पास खड़े होकर शुभम, सिद्धेश, अतुल के साथ साथ बाकी कैदियों की राह देख रहे थे।
दिन निकलते ही टापू, जो रात को एकदम भयानक लग रहा था, वो अब खूबसूरत लग रहा था। पर इनके दोस्त अभी तक नहीं आए थे। उतने में झाड़ियों से कुछ आवाजें आने लगीं। पहले शॉन और रोनित काफी डर गए, पर वहां सिद्धेश और शुभम के साथ साथ वो सभी कैदी थे जो कल रात तक कैद में थे। सभी को देखकर रोनित और शॉन को काफी राहत मिली। सभी ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। अब आगे क्या? शुभम ने रोनित से पूछा। संतोष और अब्बास का इंतजार, रोनित ने जवाब दिया। शॉन ने कहा, डोंट वरी गाइस, अब देखना यह है कि सिग्नल ने अपना काम किया है या नहीं। तभी वहां पर वो सुरक्षा वाले गार्ड्स हथियार के साथ वहां आ गए, जो रात में सबमरीन रूम में थे। उन्होंने सबको घेर लिया। तभी पहाड़ी पर लगे स्पीकर से आवाज आई, मैंने तुम्हें कहा था होशियारी मत करना, वरना सब मारे जाओगे। पर तुमने तो हद पार कर दी है। तुम नहीं जानते हम लोग कौन हैं और क्या कर सकते हैं। तुम सब अब मरने वाले हो। अलविदा साथियों, अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी, सबको मार दो। ये आवाज नंबर 9 की थी। अब सुरक्षा गार्ड्स हमला करने ही वाले थे। तभी उन्हें जहाज के सायरन की आवाज आई। सबका ध्यान अब उस ओर गया तो वहां पर इंडियन नेवी का एक जहाज और साथ साथ रोनित का जहाज और वो कार्गो शिप भी था। तीनों जहाज टापू के काफी करीब पहुंच गए थे। ये देखकर रोनित ने हंसते हुए उन गार्ड्स से कहा, तुम हमें मार दोगे तो तुम भी नहीं बच पाओगे। तुम्हें देखते ही नेवी वाले गोली मार देंगे। पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। रोनित सौदेबाजी की कला में माहिर था और सभी को उसका नमूना यहां भी देखने को मिला। गार्ड्स भी अब थोड़े डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने बंदूक नीचे कर दी और रोनित की तरफ देखने लगे। सभी अपने हथियार समुद्र में फेंक दो और अपनी यूनिफॉर्म उतारकर हम लोगों में शामिल हो जाओ। उनको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम में से कोई भी आपका नाम किसी को नहीं बताएगा, रोनित ने गार्ड्स से कहा। सभी ने एक एक करके हथियारों को समुद्र की तरफ फेंका और रोनित के कहे मुताबिक सभी अपने यूनिफॉर्म उतारकर कैदियों में शामिल हो गए। तभी सबने देखा कि तीनों जहाजों से लाइफ बोट इनकी ओर आ रही थी। आखिरकार हमने कर दिखाया, पर यह तुम्हारे बिना नहीं हो सकता था, शॉन ने रोनित और बाकी साथियों से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। थोड़ी ही देर में लाइफ बोट इनके पास आ पहुंची। कुछ बोट में इंडियन नेवी के सैनिक थे, कुछ बोट में कार्गो शिप के जवान और एक लाइफ बोट में संतोष था, जो रोनित, सिद्धेश और अतुल को देखते ही जोर से हाथ से इशारे करने लगा। सभी भागते हुए संतोष की तरफ बढ़े। सभी ने एक एक करके संतोष के गले मिले, मानो कई सालों से न मिले हों। सभी काफी खुश थे। तो मिला कोई खजाना? आंसू भरी आंखों के साथ संतोष ने सबकी टांग खींचते हुए कहा। हां, अब जाकर मिला है। तुम जो हो हमारा खजाना, अतुल ने संतोष को जवाब दिया। इस बात पर सभी हंसने लगे। तभी उन्हें आवाज आई, सभी लोग इधर आइए, कृपया इधर आइए। ये इंडियन नेवी के अफसर की आवाज थी। सभी लोग उनकी तरफ जाकर इकट्ठा हो गए। वो अफसर बोला, आप सभी हमारे साथ इंडिया चलोगे। वहां से आपको आपके घर भेज दिया जाएगा। अगर कोई यूएस से है तो हमारे साथ एक कार्गो शिप है जो वहां जा रहा है। आप उसमें घर जा सकते हैं, हम लोग आपका क्लियरेंस करवा देंगे। थोड़ी देर में इंडियन नेवी के अफसर ने कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की और कुछ लोगों को इंडिया ले जाने की तैयारी की। कुछ उस कार्गो में जाने वाले थे, जिसमें शॉन भी था। शॉन ने जाते जाते रोनित और सभी से आखिरी बार गले मिलते हुए कहा, मेरी लालच से मैं यहां आया और तुम सबकी लालच से तुम सब यहां पर आए, पर इस लालच ने हम सबको मरवा ही दिया था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी यहां से निकल पाऊंगा। आप सभी का शुक्रिया। सच में इंडियन काफी बहादुर होते हैं और चालाक भी। सभी ने शॉन से विदा लिया और शॉन लाइफ बोट में बैठकर निकल गया। तो चले यहां से या फिर यहीं रुकने का इरादा है? संतोष ने फिर टांग खींचते हुए कहा, चलो जल्दी यहां से, मैं यहां एक पल और नहीं रुकना चाहता। शुभम ने संतोष की बात पर जवाब दिया। तुम कौन हो? संतोष ने शुभम से पूछा। ये अब हमारा दोस्त है शुभम, सिद्धेश ने संतोष से कहा। वेलकम टू द टीम शुभम। तो चलो फिर निकलते हैं, वैसे भी हम लोग अब मशहूर होने वाले हैं, संतोष ने कहा। सभी लाइफ बोट में बैठकर अपने जहाज की तरफ रवाना हो गए। जाते जाते सबकी नजर अभी भी उस टापू पर थी जहां इंडियन नेवी के जवान पूरे टापू की तलाशी ले रहे थे। अब सभी अपने जहाज पर वापस आ गए। अब्बास, मनीषा और मुस्कान ने खुशी से सबका स्वागत किया और उनका जहाज घर की ओर निकल पड़ा। शुभम को अपने साथियों के खोने का काफी दुख था, पर जान बचने की खुशी भी थी और साथ साथ उसे नए दोस्त भी मिल गए थे। अब जहाज पर अब्बास, संतोष और मनीषा
सबको ये जानना था कि उस टापू पर आखिर क्या हुआ था। पर रोनित ने बात को काटते हुए कहा, छोड़ो यार ये सब बातें, तो तैयार? रोनित की ये बात सुनकर अब सभी एकदम खुशी से बोल पड़े, बिल्कुल तैयार। पर शुभम को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब चल क्या रहा है। उसने धीरे से सिद्धेश से पूछा, किस चीज के लिए तैयारी हो रही है? सिद्धेश ने हंसते हुए जवाब दिया, ये रोनित का हमेशा का स्टाइल है। उसे किसी भी चीज की खुशी हो तो वो पार्टी देता है, जो आज शाम को होगी। सभी पार्टी के लिए तैयार हैं और हमारे साथ तुम भी चलो आज की पार्टी में। शुभम ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल आऊंगा। अब जहाज धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था। फिर एक बार सभी साथ थे। सभी का मन एकदम शांत था। सभी अपने शरीर को छूती ठंडी हवा को महसूस कर सकते थे। शाम में फिर से ऑफिस के बाहर सभी जमा हो गए थे। थापा ने हमेशा की तरह पार्टी का बेहतरीन इंतजाम किया था। सभी काफी खुश लग रहे थे। शुभम भी काफी दिनों के बाद ये माहौल महसूस कर रहा था। पार्टी शुरू ही होने वाली थी कि एक पुलिस वैन वहां पहुंच गई। उसमें से संतोष का वही इंटरपोल वाला दोस्त उतरा। अरे वाह, यहां तो पार्टी हो रही है, उसने कहा। संतोष ने जाकर उसके गले मिले और कहा, अब तो 4 चांद लगे हैं तुम्हारे आने से। संतोष ने उसका परिचय सबसे कराया। ये मेरा दोस्त है जयदीप। ये इंटरपोल में एक बड़े पद पर काम करता है। यूं समझो कि इसी ने इंडियन नेवी को तुम सबकी जान बचाने को भेजा था। सभी ने जयदीप का स्वागत किया। जयदीप ने कहा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे कुछ बातें आप सभी को बतानी है, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। सभी ने जयदीप को बैठने को कहा और सभी उसके आसपास बैठ गए। जयदीप ने बोलना शुरू किया, तुम लोगों का पाला जिस ग्रुप से पड़ा है, उस ग्रुप का नाम है इल्यूमिनाती। ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। ये लोग काफी खतरनाक मंसूबे रखते हैं। इनका बस एक ही मकसद है, दुनिया पर राज करना। ये ग्रुप सन 1776 में बवेरिया में बना था। वहां के राजा ने इस ग्रुप के सदस्यों को ढूंढ ढूंढ के मारने के आदेश दिए थे। तब एक रात में ही सभी लोग पता नहीं कहां गायब हो गए थे। और बची बात उस समुद्री टापू की, तो हो सकता है उस ग्रुप के कुछ मेंबर्स बाद में समुद्री लुटेरे बन गए हों और उसी दौरान उन्हें वो टापू मिला हो जहां उस ग्रुप ने अपने काले कारनामों का अड्डा बनाया हो। क्योंकि जो शख्स हमें वहां पर मरा पड़ा मिला, उस शख्स ने काफी डॉक्यूमेंट्स को जला दिया था, पर कुछ सबूत हमारे हाथ लग गए। क्या आप इस शख्स को जानते हो? जयदीप ने कुछ फोटोज सबके सामने रखे, जिसमें एक आदमी ने खुद को गोली मार ली थी। ये खुद को नंबर 9 बताता था। जयदीप बोला, बिल्कुल ठीक। ये लोग कुल 11 लोग हैं। इस आदमी के पास से हमें कुछ सबूत मिले हैं, जिस पर से ये अंदाज लगाया जा सकता है कि ये इल्यूमिनाती ग्रुप का मेंबर था। और इस शख्स ने खुद को इसीलिए खत्म कर लिया क्योंकि ये हमारी पकड़ में आने वाला था। ये ग्रुप हमेशा से खुफिया तरीके से काम करता है। ड्रग्स, सोना, हथियारों की तस्करी, इनसे इस ग्रुप की कमाई होती है। और यही पैसा ये लोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए, राजनीतिक हत्याओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लोग किसी भी नेता को खरीदने की ताकत रखते हैं। अगर वो नहीं माना तो उसे हटा के उसके जगह नया लीडर खड़ा करते हैं। इन्हें बस किसी भी तरह दुनिया पर राज करना है। इंटरपोल की नजर हमेशा से इस ग्रुप पर थी, पर आज तक किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि ये लोग ऐसी जगह से काम करते हैं जो इस दुनिया के नक्शे पर कभी सामने ही नहीं आई। और ऊपर जो जगह एक चुंबकीय क्षेत्र थी, जिसके वजह से जहाज भटक जाते थे। इसी चीज का फायदा उन्होंने उठाया और एक इंजीनियर की मदद से उस टापू के चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा लिया था। काफी बड़ी साजिश लगती है, मनीषा ने कहा, पर अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इनका सारा सोना और ड्रग्स की भारी मात्रा अब हमारे कब्जे में है। साथ साथ उस समुद्री टापू पर अब इंडिया का हक है, क्योंकि वहां पर सबसे पहले इंडियन फौज पहुंची है। उस सोने का क्या करोगे आप अब? अब्बास ने पूछा। वो सोना अब इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और वो सोना हमने आज ही वहां से हटा दिया है। यकीन नहीं होता, इतना सारा सोना एक जगह से मिला है, जयदीप ने कहा। और उस राक्षस का क्या? शुभम ने पूछा। वो कोई राक्षस नहीं है, वो एक आदमखोर जानवर है। पर कमाल की बात तो यह है कि उस जानवर की उम्र 200 साल है, जयदीप ने कहा। जयदीप की बातों को सुनकर अब सभी हैरान थे, क्योंकि वो लोग सच में मौत के मुंह से बचे हुए थे। अब सब साफ होने लगा था। वो कैप्टन विलियम के जहाज का डूबना, उनके साथियों का वो जहरीले तालाब का पानी पीकर बीमार हो जाना और आदमखोर इंसान का एक दांत कैप्टन विलियम के पास से मिलना, साथ साथ सोने के सिक्के मिलना, उस टापू का किसी भी नक्शे पर ना होना। अब सभी के समझ में कुछ कुछ आने लगा था।
इसका मतलब कोई श्राप था ही नहीं, बस विज्ञान था, अतुल ने कहा। वैसे अब मुझे चलना चाहिए, पर एक बात का ख्याल रहे, उस ग्रुप के बाकी लोग अभी भी बाहर हैं, इसीलिए आप लोग इस बात को किसी से शेयर मत कीजिएगा, जयदीप ने सबको चेतावनी देते हुए कहा। अब मैं चलता हूं। जयदीप विदा लेकर जाने लगा। तभी शुभम की नजर एक सूटकेस पर पड़ी जो जयदीप की थी। आपकी सूटकेस तो लेते जाइए, शुभम ने जयदीप से कहा। जयदीप पीछे मुड़ा और कहा, अब से ये आप सभी की है। सबने जयदीप को विदा किया और वापस पार्टी के लिए आ गए। इस सूटकेस को खोल के देखते हैं, हर बार की तरह अतुल और सिद्धेश ने कहा। बैग खोलते ही सब खुशी से झूम उठे, क्योंकि उसमें 6 सोने की ईंटें थीं, यानी सबके हिस्से पर एक ईंट। अब सभी और भी ज्यादा खुश थे, क्योंकि इस एक ईंट की कीमत मार्केट में लगभग 2 करोड़ थी। सभी ने पार्टी का खूब मजा लिया। आखिरकार इनकी मेहनत कुछ तो रंग लाई थी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।